हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एल्काइल हैलाइड अल्कोहल और ईथर चैप्टर के लेक्चर नंबर 6 में हैं और इस 6 तक हम कैसे पहुंचे पहले ये जानिए, फिर इसके बाद जो है आगे पढ़ाई करते हैं। तो लेक्चर 6 है ये। मैंने इस चैप्टर में जो कि एल्काइल हैलाइड अल्कोहल ईथर, आपको लग रहा होगा तीनों चैप्टर एक साथ क्यों पढ़ा रहे हैं। एक साथ इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि तीनों मिलकर दो ही मैकेनिज्म से रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो मैं बताऊं आपको, मैंने सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एल्काइल हैलाइड पढ़ाया है आपको। ठीक है, एल्काइल हैलाइड पढ़ाया, इसमें मैंने आपको SN1 और SN2 रिएक्शंस के बारे में भी बातचीत की। ठीक है, और ये मैंने लेक्चर 1 और 2 में पढ़ाया। फिर मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन अल्कोहल के बारे में डिटेल बातचीत की और इसमें मैंने आपको SN1 SN2 के अलावा SNI रिएक्शन भी बताया। ये मैंने लेक्चर नंबर 3 में बताया आपको। लेक्चर नंबर 4 में मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन ईथर्स पे बातचीत की है और ईथर से बातचीत की, और ये लेक्चर नंबर 4 था हमारा। लेक्चर नंबर 5 में मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन साइक्लिक ईथर्स यानी इपॉक्साइड्स में है ना की बात की, प्लस साथ में मैंने एक नया मैकेनिज्म SNNGP भी आपको इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो आपने SN1 SN2 SNI SNNGP वगैरह पढ़ लिया है। अब आप लगभग सारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जानते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जानते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब बात एलिमिनेशन की करते हैं। तो आज हमारा मकसद क्या है? एलिमिनेशन जानना। ठीक है, एलिमिनेशन के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। एलिमिनेशन इन एल्काइल हैलाइड, एलिमिनेशन इन एल्काइल हैलाइड हमारा मेन मकसद होगा कि एल्काइल हैलाइड से कैसे एलिमिनेशन करते हैं। और लगे हाथों हम लोग इसमें E1 E2 और E1CB भी सीखेंगे मैकेनिज्म। ये हमारा लेक्चर 6 का एजेंडा है। ठीक है, इस लेक्चर का एजेंडा है कि हम इतना काम करेंगे इसमें। तो एलिमिनेशन इन एल्काइल हैलाइड हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले एलिमिनेशन रिएक्शन अब शुरू कर रहे हैं। तो इस चैप्टर का लगभग आधा इंटरवल हो चुका है। इंटरवल के पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बताया और इंटरवल के बाद मैं एलिमिनेशन बताऊंगा। एलिमिनेशन में भी मैं आपको 4 मैकेनिज्म बताऊंगा, जैसे इसमें 4 बताया मैंने, SN1 SN2 SNI SNNGP। NGP मतलब होता है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। ज्यादा अच्छा समझना है तो लेक्चर नंबर 5 देखें। अब इसमें भी 4 है, E1 E2 E1CB और EI है ना। EI मींस इंट्रामोलिकुलर, मैं उस पर बातचीत करूंगा। तो यहां पर हमारा आज का एजेंडा है एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस में आपको बहुत सारे एलिमिनेशंस होते हैं। अगर एलिमिनेशंस की आप बात करें तो कई तरह के एलिमिनेशन रिएक्शंस पाए जाते हैं, जैसे 1-1 एलिमिनेशन है ना, 1-1 एलिमिनेशन होता है। 1-2 एलिमिनेशन भी होता है। 1-2 एलिमिनेशन जो कि हमारे कोर्स में यही है मेनली, 1-2 एलिमिनेशन, जिसको आप अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, एलिमिनेशन भी कहा जाता है। और इसके अलावा बाकी सारे लोगों को मैं एक साथ ले रहा हूं कि है ना 1-3 एलिमिनेशन। 1-3 का मतलब या 1-2 का मतलब होता है, 1-1 का मतलब होता है सेम कार्बन से 2 लोग का जाना, 1-2 का मतलब अगल बगल से जाना, 1-3 का मतलब पहले से गया फिर दूसरे नहीं थर्ड से जाना। ये इसका मतलब होता है 1-3 एलिमिनेशन। 1-3 एलिमिनेशन को आप अल्फा गामा एलिमिनेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, या 1-4 एलिमिनेशन जिसको आप अल्फा डेल्टा एलिमिनेशन भी कह सकते हैं। डॉट 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 इस तरह चला जाए। मेनली ये 1-2 एलिमिनेशन जिसको हम लोग अल्फा बीटा एलिमिनेशन कहते हैं, ये आपके कोर्स में है। ठीक है, और ये मेनली आपको सीखना है, इसी के बारे में ज्यादा जानकारी जाननी। बाकी मैं 1-1 और 1-3-4 के बारे में भी थोड़ा सा हिंट आपको जरूर करूंगा, बता दूंगा। एक आध ऐसे रिएक्शंस हैं जो आपके कोर्स में होंगे, लेकिन बहुत डिटेल में आपको 1-2 एलिमिनेशन ही पढ़ना है। 1-2 एलिमिनेशन में मैं आपको 4 मैकेनिज्म्स में बताऊंगा आने वाले कुछ लेक्चर्स में। 4 मैकेनिज्म सिखाऊंगा। E1 है एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर, E2 है एलिमिनेशन बाइमोलिकुलर, E1CB है ना एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस, और EI है एलिमिनेशन इंट्रामोलिकुलर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये है आपका, ये है एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर।
ये है आपका एलिमिनेशन बायोमोलिकुलर। ये है आपका एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस। और ये है ना एलिमिनेशन इंट्रामोलिकुलर, ये है एलिमिनेशन इंट्रामोलिकुलर, ठीक है, एलिमिनेशन इंट्रामोलिकुलर कहा जाएगा। तो मेनली आपको इतने सारे एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ने हैं, ठीक है। तो पहला एक काम करेंगे, इसको तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, 1-2 एलिमिनेशन को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो ऐसा करते हैं, जो ये एक्स्ट्रा है 1-1 एलिमिनेशन और 1-3 एलिमिनेशन, पहले इनको निपटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है और एक आदि ऐसे रिएक्शंस है जो इसके अंतर्गत आते हैं। तो पहला मैं बढ़ा रहा हूं आपका 1-1 एलिमिनेशन रिएक्शन। तो 1-1 एलिमिनेशन रिएक्शन मेनली हमारे कोर्स में जो जितनी रिएक्शंस है उसमें एक जगह दिखाई पड़ता है। आप देखेंगे कि आपने देखा होगा कि रीमर-टीमन रिएक्शन में आप CHCl3 और KOH यूज करते हैं। रीमर-टीमन रिएक्शन से घबराना नहीं है, आगे आएगा, आगे मैं इसको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो रीमर-टीमन रिएक्शन जो है में ये CHCl3 KOH आता है ना, इसको आप रीमर-टीमन रिएक्शन कहते हैं। और रीमर-टीमन रिएक्शन में ये लोग दिखाई पड़ते हैं। या आप कभी देखेंगे कार्बोलामीन टेस्ट में भी है ना सेम रिएजेंट दिखाई पड़ता है, ठीक है, CHCl3 प्लस KOH, ये आपके कार्बोलामीन अमीन रिएक्शन, या फिर इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं, इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहा जाता है, इसमें ये दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली 1-1 एलिमिनेशन करते हैं दोनों मिलके। कैसे, समझिएगा इसका क्या मैकेनिज्म है। और ये मैं आपको अभी रीमर-टीमन रिएक्शन या कार्बोलामीन टेस्ट जो है या आइसोसाइनाइड टेस्ट जिसे कहते हैं, इसके बारे में भी कोई बातचीत करने नहीं जा रहा, ठीक है, बल्कि ये दोनों मिलकर जो प्रोड्यूस करते हैं वो इनसे रिएक्ट करता है। तो अभी मैं बस इतना बताऊंगा कि ये दोनों मिलकर क्या प्रोड्यूस करते हैं। अब देखिए, ये क्लोरोफॉर्म है CHCl3, इस तरह का है। अगर आप इसको OH से ट्रीट करेंगे तो ये जो OH माइनस है ये इस H को ले जाएगा, और ये H एसिडिक भी है क्योंकि H प्लस जाने के बाद जो यहाँ नेगेटिव आएगा वो कॉन्जुगेट बेस इसके साथ p-pi-d-pi बॉन्ड बनाएगा और स्टेबलाइज करेगा। तो जब भी किसी हाइड्रोजन के जाने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस होता है अगर वो स्टेबल होता है तो हम उस हाइड्रोजन को एसिडिक मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन एसिडिक है कुछ हद तक, बहुत एसिडिक नहीं है फिर भी एसिडिक है। तो H प्लस के रूप में चले जाने का मतलब है कि ये बॉन्ड ऐसे टूटा रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे C पे नेगेटिव आ जाएगा, Cl। अब इसको स्टेबलाइज होने के लिए, क्योंकि चार्ज स्पीशीज अनस्टेबल होती है, इसलिए ये बॉन्ड इस तरफ टूट जाएगा। इस तरफ टूटने से इधर नेगेटिव आएगा और इधर पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो चीज मिलेगा इसको आप डाइक्लोरोकार्बीन कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिए, इन दोनों रिएक्शंस में बेसिकली डाइक्लोरोकार्बीन बनता है, और यही डाइक्लोरोकार्बीन जो है वो इस अमीन पे अटैक करके कार्बोलामीन रिएक्शन देता है, और यही डाइक्लोरोकार्बीन इस बेंजीन रिंग पे अटैक करके, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है ना, इलेक्ट्रोफाइल इसलिए क्योंकि इसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, 2 बॉन्ड पेयर्स है, 1 लोन पेयर है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक करता है। आप जानते हैं बेंजीन रिंग जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो ये दोनों का मतलब ये होता है, ठीक है। लेकिन हमारा मकसद ये पता लगाना नहीं है कि इन दोनों का मतलब क्या होता है। हमारा यहाँ मकसद ये है मैं बताना कि यहाँ एलिमिनेशन हुआ है ना, उसी फर्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन भी गया है, और उसी फर्स्ट कार्बन से जो है ना क्या, क्लोरीन भी गया है। तो यहाँ पे जब भी 2 लोग सेम कार्बन से जाएं उस एलिमिनेशन को हम लोग 1-1 एलिमिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1-1 एलिमिनेशन हुआ है, ये एक 1-1 एलिमिनेशन का एग्जाम्पल हो गया। अब 1-2 एलिमिनेशन को हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो उससे पहले बेहतर होगा कि हम लोग जो है 1-3 एलिमिनेशन या 1-4 एलिमिनेशन पढ़े। तो आइए 1-3 या 1-4 एलिमिनेशन देखते हैं। 1-3 एलिमिनेशन, जिसको आप ऑफ कोर्स अल्फा गामा एलिमिनेशन कहते हैं, या फिर 1-4 एलिमिनेशन,
अल्फा डेल्टा एलिमिनेशन कहते हैं। ठीक है, और इसी तरह से डॉट 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 और भी बहुत सारे एलिमिनेशन होते हैं। ठीक है, तो इसमें इन एलिमिनेशंस में मैं अभी और भी बताऊंगा, 1 3 1 5 4 1 5 भी बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो एलिमिनेशंस होते हैं, है ना, 1 3 एलिमिनेशन जो हो रहा है यहाँ पे, या 1 4 एलिमिनेशन, उसमें इन एलिमिनेशन के दायरे में हमारे सिलेबस में एक रिएक्शन जरूर है। क्या? अब जैसे फॉर इंस्टेंस वो रिएक्शन के थ्रू ही समझाता हूं मैं आपको। मैं एक रिएक्शन ले रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसे क्लोरीन लिया मैंने, क्लोरीन लिया। अब जब भी आप इसको जिंक से ट्रीट करेंगे क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पे क्लोरीन है, सेकंड नहीं, थर्ड पे क्लोरीन, यानी अगर ये होगा भी एलिमिनेशन, अगर दोनों क्लोरीन गए तो ये 1 3 एलिमिनेशन का केस बनेगा। तो होता क्या है, ऐसा ही कुछ होता है। ये जिंक जो है वो ऐसे ये क्लोरीन ऐसे टूटेगा, ये बॉन्ड का क्लीवेज होगा, यहां प्लस आएगा। ठीक है, और ये जो जिंक है, ये जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा अपने। अब एक इलेक्ट्रॉन मिलते ही ये डॉट हो जाएगा और अगला इलेक्ट्रॉन मिलते ही ये माइनस चार्ज हो जाएगा। तो यहां पर जो है कुछ ऐसा हो जाएगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इस नेगेटिव चार्ज के आने की वजह से होगा क्या, अब ये न्यूक्लियोफाइल है और एल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं। तो यहां पे एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, जो आप पढ़ चुके हैं। और इंटरनल अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। इंटरनल अटैक से अच्छे अच्छे लोग चले जाते हैं, पुअर लिविंग ग्रुप भी लीव कर जाते हैं। और इंटरनल अटैक को हमेशा एक्सटर्नल अटैक से आपको वरीयता देनी है, प्रायोरिटी देनी है। तो यहाँ पे लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस विल अटैक हियर बिकॉज दिस इज द डेल्टा पॉजिटिव सेंटर। तो यहाँ पे अटैक करेगा और ये चीज क्लोरीन लीव कर जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने देखा कि ये चीज तो साइक्लोप्रोपेन तो बना और साथ में Zn+2 और Cl- और Cl- ZnCl2 बन जाएगा। और ये एक एग्जांपल आपने देखा जहां पर, है ना, 1 3 एलिमिनेशन हो रहा है। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ 1 3 एलिमिनेशन। तो ये आपके कोर्स पे है, कभी भी अगर डाई हैलाइड्स को देखिए और वहां पर अगर जिंक मौजूद है तो आप समझ जाइए वहां पे, है ना, एलिमिनेशन होगा। 1 3 एलिमिनेशन, 1 2 एलिमिनेशन भी होता है, 1 4 एलिमिनेशन भी होगा, है ना। साथ जितने भी देखिए, अब इसके बाद और भी एग्जांपल्स है मेरे पास। अगर आप इस एक्सटेंड कर दें, अगर ये ऐसे है Cl ऐसे, मान लीजिए ऐसे, आपने इसमें क्या है, फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड कुछ नहीं, फिर फोर्थ पे क्लोरीन है। ठीक है, फिर वही बात, यहाँ 1 4 एलिमिनेशन भी हो जाएगा। कैसे? फिर वही चीज, ये क्लोरीन टूटेगा, ये बॉन्ड क्लीवेज होगा, 1 2 3 4, ठीक है, और ये बॉन्ड नहीं होगा ऑफ कोर्स, 1 2 3 4, ये यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा। और जिंक अगेन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिंक विल चेंज इनटू जिंक +2 इलेक्ट्रॉन। और ये 2 इलेक्ट्रॉन जब यहां आएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन आने से डॉट फ्री रेडिकल बनेगा और दूसरा आने से इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये चीज आ जाएगी आपकी Cl, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। और ये नेगेटिव जो है जब यहां अटैक करेगा तो ये चीज लीव कर जाएगी। ठीक है, लीव कर जाएगी और आपको यहां पर ऐसा कुछ मिलेगा, प्लस ZnCl2। तो ये एक एग्जांपल हो गया 1 4 एलिमिनेशन का। ठीक है, ऐसे ही 1 5 एलिमिनेशन भी ऑन द सेम लाइंस हो सकता है। अगर ऐसा हो Cl1 2 3 4 5 Cl ऐसा हो जाए, तो यहां पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 है। तो ये बड़े आराम से हो जाता है। जिंक जो है ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, Cl, और यहां पे प्लस आ जाएगा। जिंक जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिंक जो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिंक +2 में चेंज करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा Cl 1 2 3 4 5, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और ये चीज ऐसे टूटेगी और ये बॉन्ड टूट जाएगा। क्या बनेगा? ठीक है, ऐसा कुछ 1 2 3 4 5 कार्बन की यहाँ पर रिंग बन जाएगी और साथ साथ जो है जिंक क्लोराइड मौजूद रहेगा, है ना, ZnCl2 जो है वो मौजूद रहेगा। तो ये एक तरह से 1 5 एलिमिनेशन हो गया। तो हम लोगों ने देखा है यहाँ पे कि 1 3 एलिमिनेशन, 1 4 एलिमिनेशन, 1 5 एलिमिनेशन कैसे होते हैं। ये दोनों एलिमिनेशन जो मैंने अभी आपको सिखाया है, 1 1 एलिमिनेशन या 1 3 एलिमिनेशन, 1 4 एलिमिनेशन, 1 5 एलिमिनेशन, ये इसमें इतना जितना मैंने बताया है, इतना अगर आप जानते हैं तो आपके लेवल पे कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि हमें 1 2 एलिमिनेशन सीखना है। 1 2 एलिमिनेशन 4 तरह के होते हैं। आइए 1 2 एलिमिनेशन सीखने की कोशिश करते हैं। 1 2 एलिमिनेशन बेसिकली कोर्स में है भी एलिमिनेशन,
1,2 एलिमिनेशन को हम लोग एक और नाम से पुकारते हैं, इसको हम लोग अल्फा बीटा एलिमिनेशन कहते हैं, अल्फा बीटा एलिमिनेशन कहते हैं, और 1,2 एलिमिनेशन या अल्फा बीटा एलिमिनेशन कहा जाता है। ठीक है, अब होता क्या है, 1,2 एलिमिनेशन में मैं आपको 3 एलिमिनेशन सिखाऊंगा, E1 नहीं E2, E1 और E1CB, E1CB। ठीक है, ये 3 मैकेनिज्म पे हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं E2 मैकेनिज्म से, और बिल्कुल वैसे ही जैसे SN1 SN2 होता था। ठीक है, SN1 SN2 वैसे ही E1 E2 लगभग मिलते हैं और थोड़ा सा फर्क भी है। ठीक है, पूरी तरह से मिलते भी नहीं है, तो थोड़ा सा फर्क है। तो आइए E2 से शुरुआत करते हैं। तो E2 मैकेनिज्म क्या होता है? E2 का मतलब हो गया एलिमिनेशन, एलिमिनेशन, और 2 मतलब बाई मॉलिक्यूलर, बाई मॉलिक्यूलर, एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर, इसको E2 कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है, एक एल्काइल हैलाइड है ये। ठीक है, ये एल्काइल हैलाइड है और मैं इस पे है ना इसके मार्फत समझने की कोशिश, समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि E2 क्या होता है। अब देखिए 2 बातें हैं, अगर आप यहां पे बेस लेंगे ना और हीट करेंगे तो आमतौर पे एलिमिनेशन रिएक्शन एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, क्यों एंडोथर्मिक होता है मैं इसको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि क्यों ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। जब बेस लेते हैं तो याद रखिए लीविंग ग्रुप जिससे अटैच्ड होता है, इसको आप लीविंग ग्रुप भी कह सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप इसको लीविंग ग्रुप कहिए। ठीक है, तो ये जो लीविंग ग्रुप जिससे अटैच्ड रहता है उसको हम अल्फा कहते हैं, और बगल वाले जो हैं वो बीटा कार्बन हो गए। ठीक है, यहां पे 2 तरह के बीटा कार्बन है। एक बीटा कार्बन ऐसा है जिसके पास 3 हाइड्रोजन है, अल्फा 1 2 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और इस बीटा के पास 2 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। ठीक है, 2 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। तो याद रखिए हमेशा E2 मैकेनिज्म एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, याद रखिएगा E2 जो है वो एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। यहां पे मैं इस चीज को लिखता जाऊंगा, जो भी हम यहां पे सीखेंगे यहां पे लिखने जाएंगे। तो पहली चीज क्या सीखा कि E2 मैकेनिज्म से जो भी रिएक्शन होते हैं E2 इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। ठीक है, E2 जो है वो आपका एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। अब यहां पे क्या है देखिए, तो अब एलिमिनेशन में होता क्या है E2 मैकेनिज्म में, ये रिएक्टेंट है और सीधा ये प्रोडक्ट में चेंज कर जाएगा और बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। ठीक है, हमेशा याद रखिए कि अल्फा से लीविंग ग्रुप जाता है और बीटा से हाइड्रोजन जाता है, तो 2 बातें हो सकती हैं, एक बीटा वो है जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है और एक बीटा वो है जिसके पास क्या है, कम हाइड्रोजन है। ठीक है, तो 2 बातें हो सकती हैं, एक बार यहां से हाइड्रोजन जा सकता है, एक बार यहां से जा सकता है। तो दोनों केसेस को एक एक बार एनालाइज करते हैं। मान लीजिए अच्छा ये जो मैं बना रहा हूं ये ट्रांजिशन स्टेट है, तो ये जो बेस है वो यहां के हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। तो ये हाइड्रोजन को मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, ये हाइड्रोजन को ड्रॉ कर रहा हूं, ये लीविंग ग्रुप है। ठीक है, तो ये जो बेस आएगा यहां, बेस वो धीरे 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 ये बॉन्ड उसका, ये बेस का इलेक्ट्रॉन यहां पे बॉन्ड बनाना शुरू करेगा। तो ये बॉन्ड धीरे 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 स्ट्रांग होना शुरू होगा, ये बॉन्ड धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाएगा, ये बॉन्ड धीरे 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 वीक होना शुरू होगा। तो वीक हुआ यानी इसका इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, ये कुछ ऐसे समझिए, देखिए आयनिक तरीके से समझेंगे तो ये यहां का इलेक्ट्रॉन यहां और ये Lg के सर पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ऐसा मूवमेंट होगा। ठीक है, कि ये इलेक्ट्रॉन यहां बॉन्ड बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पाई बॉन्ड बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां Lg बनाएगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं, तो ये बॉन्ड यहां बन रहा है तो स्ट्रॉन्ग, ये बॉन्ड यहां से मूव कर रहा है तो वीक, यहां बॉन्ड बन रहा है तो हम इसको क्या कहेंगे, ये स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और ये बॉन्ड धीरे धीरे वीक हो रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जा रहा है, तो ये बॉन्ड धीरे 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 जो है वीक हो रहा है। ऐसा ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ध्यान दीजिएगा ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं है। मतलब ये रिएक्शन इंटरमीडिएट जो होता है वो तो जैसे रिएक्टेंट से रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबल होता है, वो एग्जिस्ट करता है थोड़ी देर के लिए जब तक कि वो प्रोडक्ट में ना चेंज करे। पर ट्रांजिशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता। बस ऐसे समझिए कि बेस आया और इस कंपाउंड से टकराया और अलग हुआ तो प्रोडक्ट में चेंज हो गया। ये क्षण भर के लिए बनता है, ये ट्रांजिशन स्टेट है। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे अब आप देखेंगे तो ये बेस इस हाइड्रोजन को ले जाएगा, तो ये BH निकल गया। ठीक है, और यहां पर और ये लीविंग ग्रुप भी निकल जाएगा और यहां पे एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये एक प्रोडक्ट बना। ठीक है, ये एक प्रोडक्ट बना। दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है कि हाइड्रोजन यहां से जाए। ठीक है, हाइड्रोजन इस बीटा से जाए जो हाइड्रोजन के मामले में ज्यादा रिच है, वहां से चला जाए। ठीक है, तो अगर वहां से चला जाता है तो क्या होगा, ऐसा कुछ,
यहां क्या हो जाएगा, ये लीविंग ग्रुप है यहां पे, अब बेस जो है वो यहां आया, इसने फिर वही काम किया, यहां पे बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे, यहां पे एक पहले से है ना हाइड्रोजन मौजूद है, तो इनके बीच का बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होने लगेगा, इस हाइड्रोजन का ये वाला बॉन्ड जो है धीरे 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 जो है वो वीक होने लगेगा, और ये वाला बॉन्ड जो है वो धीरे 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 जो है वो स्ट्रांग होने लगेगा, और ये वाला जो बॉन्ड Lg और इसका है लीविंग ग्रुप का और इस एल्काइल ग्रुप का जो बॉन्ड है ये जो है वो आपका वीक होने लगेगा, ठीक है, वीक होने लगेगा, और आपको फिर यहां पर ये जो बेस है ये हाइड्रोजन को ले जाएगा, ये BH हो जाएगा और यहां पर कुछ ऐसा आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहां जो दो प्रोडक्ट बने हैं, तो जब आप जो बीटा कार्बन हाइड्रोजन के मामले में पुअर होता है, जो भी बीटा कार्बन हाइड्रोजन के मामले में पुअर होता है, अगर वहां से हाइड्रोजन जाता है तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग सेटजेफ प्रोडक्ट कहते हैं, सेटजेफ प्रोडक्ट, है ना। इसको याद रखने के लिए एक जुमला क्या है कि आप इसको कह सकते हैं कि पुअर बिकम्स पुअरर, जो हाइड्रोजन के मामले में पुअर था वो और पुअर हो गया, ठीक है, यानी यहां जो दो बीटा हैं, यहां पे जो दो बीटा थे, एक 3 कार्बन वाला बीटा और एक 3 हाइड्रोजन वाला बीटा और एक 2 हाइड्रोजन वाला बीटा, तो जो हाइड्रोजन के मामले में बीटा पुअर था वो और पुअरर हो गया क्योंकि यहीं से हाइड्रोजन चला गया, तो व्हेनेवर द पुअर बिकम्स पुअरर द प्रोडक्ट इज कॉल्ड सेटजेफ प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा यहां पे, और जब भी रिच वो कार्बन से हाइड्रोजन जाए जो हाइड्रोजन के मामले में रिच है ना, वहां से अगर जाता है तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग हॉफमैन प्रोडक्ट कहते हैं, तो यहां पर ये जो प्रोडक्ट है वो हॉफमैन प्रोडक्ट होगा, इट्स कॉल्ड हॉफमैन प्रोडक्ट, ठीक है। हॉफमैन प्रोडक्ट के लिए क्या वन लाइनर है, रिच बिकम्स पुअरर, ठीक है। तो अब यहां पर दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, ध्यान दीजिएगा हीट क्यों करना पड़ा, हीट इसलिए करना पड़ा क्योंकि आप 2 सिग्मा बॉन्ड तोड़ रहे हैं, एक ये वाला और बना एक पाई बॉन्ड रहे हैं, ठीक नहीं, दो सिग्मा बॉन्ड तोड़ रहे हैं इस मॉलिक्यूल में और एक पाई बॉन्ड बना रहे हैं। सिग्मा बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगेगी और पाई बॉन्ड बनने पे एनर्जी कम रिलीज होगी, यानी इन्वेस्टमेंट एनर्जी का ज्यादा है और रिटर्न एनर्जी का कम है। जैसे अगर आप इन दोनों सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने में मान लीजिए 10-10 जूल एनर्जी लगी, तो पाई बॉन्ड बनने में सिर्फ 5 ही जूल एनर्जी रिलीज होगी, तो इन्वेस्टमेंट 20 जूल का है और रिलीज हो रहा है सिर्फ 5 जूल, यानी जो डेफिसिट है 15 जूल का वो आपको हीट करके देना होगा, ठीक है। फिर आप समझिए सिग्मा बॉन्ड मजबूत होते हैं, उनको तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगती है, इस कंपाउंड में 2 सिग्मा बॉन्ड तोड़े जा रहे हैं, इन 2 सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी का इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और एक पाई बॉन्ड यहां पे बन रहा है तो एनर्जी कम रिलीज हो रही है, ठीक है। तो यानी एनर्जी का इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और एनर्जी रिलीज कम हो रही है, तो जो इनका बीच का जो डिफरेंस है वो आप हीट करके प्रोवाइड करते हैं। तो एक चीज मैं कह सकता हूं कि एलिमिनेशन रिएक्शन या खासतौर से E2 रिएक्शन इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अगली बात क्या, चूंकि ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो ये बात मैंने पहले भी कहा सिंगल स्टेप रिएक्शन है, और अगर कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप होता है तो उसका स्लोएस्ट स्टेप होगा, भाई एक ही स्टेप है तो यही स्लोएस्ट है, और अगर जो यही स्लोएस्ट स्टेप है तो यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, तो यानी जो रेट इक्वेशन है वो आप इसी स्टेप से लिखेंगे। तो इस स्टेप में 2 लोग हैं, ये जो सबस्ट्रेट है और ये जो बेस है, दोनों इन्वॉल्व हैं इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। तो मैं कह सकता हूं यहां पर कि तीसरी बात कह सकता हूं कि रेट ऑफ E2 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज इक्वल्स टू K इंटू एल्काइल हैलाइड, या सबस्ट्रेट कहिए जिसके ऊपर अटैक हो रहा है उसको कहते हैं सबस्ट्रेट और इनटू बेस। तो आप यहां से देख सकते हैं कि रेट इक्वेशन में 2 ही टर्म इन्वॉल्व है। आप कह सकते हैं कि E2 रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ E2 रिएक्शन इज 2 एंड मॉलिक्यूलरिटी भी 2 है, क्योंकि 2 लोग टकरा रहे हैं, एक ये सबस्ट्रेट टकरा रहा है और दूसरा बेस, 2 लोग आपस में कोलिजन कर रहे हैं ताकि प्रोडक्ट बन जाए। तो यहां पर जो है ना ऑर्डर भी 2 है और मॉलिक्यूलरिटी भी इसकी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी भी 2 आ जाएगी। तो ये आपका E2 रिएक्शन के बारे में ये भी बात सीखी हम लोगों ने। चौथी बात क्या हमें जाननी है, तो ध्यान दीजिए कि चौथी बात क्या हो जाएगा,
कि ये चूंकि सिंगल स्टेप है और इसमें कोई जो है क्या रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है, इसलिए ध्यान दीजिएगा इस रिएक्शन में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ध्यान दीजिए, अगर कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, जैसे ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है ना, तो इसकी एनर्जी का प्रोफाइल ऐसा होगा। कैसा होगा? रिएक्टेंट की एनर्जी कम और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या ज्यादा। ठीक है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा। इनके बीच में ये रिएक्टेंट की एनर्जी है इनिशियल एंथैल्पी HI और ये फाइनल एंथैल्पी है। तो आप देख सकते हैं फाइनल ज्यादा है इनिशियल से, यानी जितनी एनर्जी थी उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट किया ताकि एनर्जी क्या हो जाए, बढ़ जाए। और जब भी एनर्जी बढ़ती है उस रिएक्शन को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का प्रोफाइल है, हीट ऑफ रिएक्शन इसका पॉजिटिव होगा। और ये जो ट्रांजिशन, ये जो पीक है ना, ये इसका है ना, ये जो हाईली अनस्टेबल चीज है ना, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज बेस जो है इतने इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाले मॉलिक्यूल के पास आ रहा है, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड और बेस के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में आपस में रिपल्शन होगा और इस रिपल्शन की वजह से है ना इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, बढ़ जाएगी। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो हाईएस्ट पीक है ये ट्रांजिशन स्टेट कहलाता है, इट्स कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो चूंकि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक बार में रिएक्टेंट सीधा जो है वो प्रोडक्ट पे चेंज हो जा रहा है, इसलिए इसके बीच में रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बन रहा। और रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बनेगा तो आप जानते हैं जब भी कार्बोकैटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है उसमें रीअरेंजमेंट की संभावना होती है। ठीक है, तो चूंकि यहां पे इंटरमीडिएट ही नहीं है ना, तो रीअरेंजमेंट की कोई संभावना यहां पे नहीं होगी। तो याद रखिएगा E2 में पांचवी बात, नो rearrangement takes place, no rearrangement takes place in E2 reaction। ठीक है, E2 रिएक्शन में किसी तरह का रीअरेंजमेंट नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, अब मुद्दे की बात, क्वेश्चंस कहां से आएंगे? क्वेश्चन आएगा, एक बार आपसे पूछ दिया जाएगा कि साहब ये जो E2 रिएक्शन है इसमें किसका रेट, किस सबस्ट्रेट का रेट ज्यादा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, E2 रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है और एंडोथर्मिक रिएक्शंस हमेशा प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करते हैं। तो इन दोनों में से जो भी स्टेबल प्रोडक्ट होगा वो ही आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक बात ये लिख लीजिए कि जनरली एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस जनरली रेट ऑफ, ठीक है, रेट ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करते हैं। तो एंडोथर्मिक जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो प्रोडक्ट की है ना स्टेबिलिटी पर उनका रेट डिपेंड करता है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि सातवीं बात कि E2 रिएक्शन के लिए जो रेट आता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, आमतौर पे ये जो प्रोडक्ट है, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, अब आमतौर पे ये जो प्रोडक्ट होगा वो एल्कीन होगा। ठीक है, एल्कीन होगा और एल्कीन की स्टेबिलिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि उसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हैं और हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर डिपेंड करते हैं कि कितना अल्फा हाइड्रोजन, जैसे इसमें इस एल्कीन के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, उससे जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पे भी है ना, मैं देख रहा हूं कि 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। ठीक है, यहां पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब यहां पे 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। जबकि यहां आप देखिए तो इस तरफ तो कोई अल्फा कार्बन है नहीं, इस तरफ एक अल्फा कार्बन है जिससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो यहां पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी यहां पे 2 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। ठीक है, यहां पे 2 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर जो ये प्रोडक्ट जो है सेटजेफ जो है वो ज्यादा स्टेबल दिखाई पड़ रहा है, पर मैं कभी ये दावा नहीं करता कि हमेशा सेटजेफ प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट होगा। यहां पर तो खैर यही मेजर है क्योंकि ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो ये मेजर हो गया, ये माइनर हो गया। पर इस चीज को ध्यान में रखिए कि मैं कभी नहीं कहता कि सेटजेफ प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है। आमतौर पर सेटजेफ ही मेजर होते हैं क्योंकि उनमें ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, आप देखेंगे इस बात को। लेकिन अगर कभी गलती से किसी और वजह से, चाहे रेजोनेंस से, चाहे एरोमेटिसिटी से, किसी भी वजह से अगर आपको लगे
कि सेटजेफ से भी, क्योंकि सेटजेफ तो हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल हो रहा है ना, इससे ज्यादा स्टेबलाइजिंग इफेक्ट मौजूद है, जैसे रेजोनेंस है, पी पाई डी पाई है, एरोमेटिसिटी है। तो अगर हाइपर कॉन्जुगेशन को छोड़कर कोई बहुत तगड़ा इफेक्ट आ गया, मान लीजिए रेजोनेंस आ गया या एरोमेटिसिटी आ गया, और उसके आधार पर आपको लगता है कि हॉफमैन ज्यादा स्टेबल है, तो हॉफमैन ही क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, एक बात। और मैं ये भी लिख दे रहा हूं कि जनरली सेटजेफ प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। जनरली सेटजेफ प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट, पर ये जनरली मैंने कहा है। मैंने इससे पहले एक बात बोली है, क्योंकि यहां जनरली वर्ड यूज किया है, जबकि यहां पे ये बात फरमान है, ठीक है, एकदम फरमान जैसा है। क्या कि रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। आमतौर पर सेटजेफ स्टेबल दिखाई पड़ते हैं 90-99% केसेस में, लेकिन कभी ना कभी अगर किसी वजह से हॉफमैन प्रोडक्ट अगर आपका ज्यादा स्टेबल हो जाता है, चाहे वो रेजोनेंस से, चाहे वो एरोमेटिसिटी से, अगर स्टेबल दिखाई पड़ता है आपको, तो आप उसको ही मेजर प्रोडक्ट कहेंगे, ठीक है। 9वीं और आखिरी बात क्या हो जाएगी यहां पे, है ना, 9th बात क्या हो जाएगी, आखिरी नहीं है ऑफ कोर्स, है ना। 9वीं बात क्या हो जाएगी, 9वीं बात यह है कि कभी भी ये जो एलिमिनेशन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का और लीविंग ग्रुप का, ठीक है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं होने चाहिए, मतलब एंटी पेरिप्लेनर होना चाहिए। यानी टेट्राहेड्रल में अगर लीविंग ग्रुप ऊपर है तो हाइड्रोजन नीचे होना चाहिए, या हाइड्रोजन ऊपर है तो लीविंग ग्रुप नीचे होना चाहिए। अगर दोनों ऊपर है तो वहां Le2 रिएक्शन नहीं होगा, या दोनों नीचे हैं तो नहीं होगा। इस चीज को एंटी पेरिप्लेनर कहते हैं, ठीक है, कि दोनों जो लीविंग ग्रुप है और जो हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन है, ठीक है, बीटा हाइड्रोजन है, तो लीविंग ग्रुप और बीटा हाइड्रोजन दोनों एंटी पेरिप्लेनर होना चाहिए, दोनों का प्लेन जो है वो ऑपोजिट होना चाहिए। इस बात को मैं यहां पे लिख देना चाहता हूं, ठीक है। क्या तो क्या लिखा, क्या जाना आपने कि लीविंग ग्रुप एंड हाइड्रोजन विल लीव ओनली व्हेन they are anti-periplanar, they are anti-periplanar, है ना। ये जब भी एंटी पेरिप्लेनर होंगे तभी लीव करेंगे, क्योंकि दोनों अगर सेम प्लेन में होंगे तो है ना, लीविंग ग्रुप के रिपल्शन स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से बेस इस हाइड्रोजन को अप्रोच नहीं कर पाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस लीविंग ग्रुप भाई जनरली बड़े होते हैं, इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा होता है, तो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड और ये नेगेटिवली चार्ज है, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में रिपल्शन होने की वजह से बेस इस हाइड्रोजन को अप्रोच नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बहुत करीब है ना, चीजें एंगस्ट्रॉम में है, बहुत करीब है, बहुत पास है। तो लीविंग ग्रुप जनरली बल्की होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, बेस भी बल्की होते हैं, उनके पास भी नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, दोनों आपस में रिपल्शन कर सकते हैं। तो अगर दोनों सेम प्लेन में होंगे, दोनों नीचे या दोनों ऊपर होंगे, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए आप इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि लीविंग ग्रुप ऊपर है तो हाइड्रोजन को नीचे होना होगा, ताकि नीचे वाले हाइड्रोजन को बेस नीचे से जब अप्रोच करेगा, नीचे से अप्रोच करेगा और लिविंग ग्रुप ऊपर है, तो इनके बीच में दूरी बहुत ज्यादा होगी, और दूरी ज्यादा होने से इनके बीच में रिपल्शन नहीं होगा, तो ये रिएक्शन हो जाएगा। तो E2 रिएक्शन हरगिज नहीं करेंगे आप अगर लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन जो है वो ऑपोजिट प्लेन में ना हो। तो अगर सेम प्लेन में होंगे तो आप कभी नहीं करेंगे। इस बात को यहां पे मैंने लिखा है कि लिविंग ग्रुप एंड हाइड्रोजन विल लीव ओनली व्हेन दे आर एंटी प्लेनर, अदरवाइज E2 रिएक्शन will not take place, ठीक है। E2 रिएक्शन जो है नहीं होगा। ये तो 9 बातें हुई, ठीक है। अभी भी एक आध बातें हैं क्या, अब जैसे E2 और SN2 सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, पर ध्यान दीजिएगा SN2 में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एल्काइल ग्रुप के स्टेरिक हिंड्रेंस पर डिपेंड करता है, और E2 रिएक्शन में स्टेरिक हिंड्रेंस का कोई रोल नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस का कोई रोल नहीं है, तो जगह नहीं है। मैं इस बात को 9 बातें हो गई हैं, मैं 10वीं बात यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। मैं 10वीं बात यहां लिख दे रहा हूं, क्या 10th पॉइंट, अनलाइक SN2 रिएक्शन, अनलाइक SN2 रिएक्शन, E2 reactions, unlike SN2 reaction, E2 reaction do not depend on steric hindrance, do not depend on steric hindrance। ये 10वीं बात हो गई जो आपको लिखनी है। और
11वीं बात क्या और आखिरी बात क्या वो मैं यहां लिखता हूं, यहां लिख दूंगा, ठीक है। 11वीं बात सबसे इंपॉर्टेंट है, 11th बात क्या। तो अब एक चीज तो समझ में आ गया कि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है ना रेट ऑफ रिएक्शन। तो याद रखिएगा अगर 3 डिग्री होगा, ठीक है, अगर ये जो ग्रुप्स हैं वो 3 डिग्री होंगे, ये जो जैसे अभी ये 2 डिग्री है, अगर ये 3 डिग्री होगा, ठीक है, तो आपको ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स मिलेंगे, है ना, एल्कीन में, ठीक है। कैसे अभी आप देखेंगे इस बात को, ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। तो अभी फिलहाल आप इतना मान लीजिए कि यहां पर जो है E2 रिएक्शन का जो रेट है, ठीक है, 3 डिग्री होने से क्या होगा, अगर यहाँ पे जो है 3 डिग्री अगर चीजें हो जाएंगी तो लीविंग ग्रुप के लीव करते ही यहाँ जो डबल बॉन्ड आएगा, अगर मान लीजिए 3 डिग्री होता, अगर यहाँ पे भी एक चीजें होती, ठीक है, तो क्या होता जब यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा तो अब 3 यहाँ, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ और 3 यहाँ, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे अगर डिग्री ज्यादा होगी तो। अगर जो है ये देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक ग्रुप अटैच्ड होता है, तो लीविंग ग्रुप के लीव करने के बाद डबल बॉन्ड आने के बाद यहाँ पे इस ग्रुप के पास भी 3 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, इसके पास भी 3 और यहाँ भी 3, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन, 9 अल्फा हाइड्रोजन आते हैं। इसको अगर आप घटा देंगे तो ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। अब इसके पास 3 और 3 पाई बॉन्ड लगने के बाद, है ना, आपने देखा होगा पाई बॉन्ड लगने के बाद यहाँ 3 और 3 है। अगर ये 3 डिग्री होता, मान लीजिए ये 3 डिग्री होता, तो यहाँ पे एक और ऐसा कुछ ग्रुप होता और यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन बढ़ जाते, और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ने से नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ जाता, और नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ने से प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती, और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता, बढ़ जाता। तो डिग्री बढ़ने से नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ते हैं, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। अगर देखिए ये अभी ये 3 डिग्री है ना, अगर मैं इसको 2 डिग्री कर दूं तो फिर इसमें ये घट जाएगा, तो फिर इसमें अब 6 ही अल्फा हाइड्रोजन बने। और अगर मैं 1 डिग्री कर दूं इसको, 1 डिग्री लिविंग ग्रुप हो गया, तो ये भी चला जाएगा, तो सिर्फ इसमें फिर 3 ही अल्फा हाइड्रोजन बचे। तो आप देख रहे हैं 1 डिग्री करने पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 डिग्री करने पे 6 हो गए, 3 डिग्री करने पे 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं उतने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे, उतनी ही प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और आप जानते हैं कि E2 रिएक्शन जो है वो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं क्या कि जितनी डिग्री ज्यादा होगी उतना अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा, उतना हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होगा, उतना स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। यानी डिग्री ज्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। इस बात को मैं लिख नहीं रहा हूं, आपने समझ लिया होगा शब्दों में। तो आप याद रखिए SN2 में 3 डिग्री सबसे स्लो रिएक्शन देता है, पर E2 में 3 डिग्री का रिएक्शन सबसे फास्ट होगा। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और क्या है ना, मिथाइल, ये सीक्वेंस आ जाएगा। और अगर E2 का रेट एल्काइल हैलाइड की बात करेंगे, जो कि अभी अल्कोहल और एल्काइल हैलाइड देंगे, तो अगर एल्काइल हैलाइड की बात करेंगे तो RI सबसे फास्ट रिएक्शन देगा, क्योंकि आयोडीन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है। अच्छा लिविंग ग्रुप किसे कहते हैं, जो जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है। और बेसिक स्ट्रेंथ किसकी कम होती है, जिसका एसिड जो है वो स्ट्रांग होता है। तो HI या I जो है वो HI का कॉन्जुगेट बेस है, HI जो है वो HI का कॉन्जुगेट बेस है, और HI बहुत तगड़ा एसिड है, इसलिए पुअर कॉन्जुगेट बेस होगा। और पुअर बेस होने की वजह से इसकी लीविंग एबिलिटी ज्यादा होगी, और लीविंग एबिलिटी ज्यादा होगी तो आसानी से लीव करके एलिमिनेशन रिएक्शन दे सकता है। तो RI, RBr, RCl और RF ये आपका सीक्वेंस हो जाएगा। तो ये 10वीं 11वीं बात हो गई E2 रिएक्शन में, ठीक है। फिर समझाऊं कि इसका लिविंग ग्रुप I माइनस है, इसका Br माइनस है, इसका Cl माइनस है और इसका F माइनस है। चूंकि HI जो है वो बहुत ही तगड़ा एसिड है, इसलिए इसका कॉन्जुगेट बेस सबसे वीक होगा। तो डाइट जो है वो वीक बेस है, और वीक बेस होगा तो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, आसानी से लीव कर जाएगा और E2 रिएक्शन फास्ट होगा, इसलिए इसका E2 रिएक्शन जो है वो फास्ट रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये 2 बातें जो मैंने यहां बताई आपको, क्या कि 3 डिग्री सबसे फास्ट, 2 डिग्री, 1 डिग्री मिथाइल, ये याद रखिए। और ये याद रखिए कि एल्काइल आयोडाइड, एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल क्लोराइड और फिर एल्काइल फ्लोराइड, ये आपके रिएक्टिविटी का सीक्वेंस होता है एल्काइल हैलाइड्स का। तो 1-2 एलिमिनेशन, जिसको हम लोग अल्फा बीटा एलिमिनेशन कहते हैं, इसमें मैंने आपको E2 मैकेनिज्म डिटेल में बताया। मैंने आपको बताया कि इसमें 2 प्रोडक्ट बनेंगे, सेटजेफ और हॉफमैन। ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एंडोथर्मिक है, ऑर्डर 2 होता है, मॉलिक्यूलरिटी 2 होती है।
किसी तरह का कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ये इस रिएक्शन का रेट जो है वो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। आमतौर पे सेटजेट प्रोडक्ट मेजर होते हैं, लेकिन अगर कोई और हॉफमैन कभी स्टेबल मिल जाए तो उसको आप मेजर बना दीजिए। लीविंग ग्रुप और हाइड्रोजन को एंटी पेरिप्लेनर होना जरूरी है, नहीं तो E2 रिएक्शन नहीं होगा। और यह भी बताया कि SN2 की तरह E2 में कभी आप स्टेरिक हिंड्रेंस मत देखिए, कि एल्काइल ग्रुप का स्टेरिक हिंड्रेंस मत देखिए। डू नॉट डिपेंड ऑन स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप के स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि मैं तो कहता हूं जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, जैसे यहां पे देखा ना आपने 3 डिग्री जो होगा, जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतना ही रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाता है इसका, ठीक है, उतना ही इसका रिएक्शन जो है फास्ट हो जाता है। तो SN2 से ये यहां पर डिफर करता है, ठीक है। और ये भी बताया मैंने कि 3 डिग्री सबसे फास्ट, फिर 2 डिग्री, 1 डिग्री मिथाइल। और एल्काइल हैलाइड के केस में एल्काइल आयोडाइड सबसे फास्ट T2 देंगे, फिर एल्काइल ब्रोमाइड, फिर एल्काइल क्लोराइड और फिर एल्काइल फ्लोराइड। तो यहां पर मैंने E2 रिएक्शन को अपनी समझ से बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है। आइए अब E1 रिएक्शन देखने की कोशिश करते हैं। E1 रिएक्शन क्या होगा? अब E1 का मतलब होता है एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है, एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर। इसमें क्या होता है, अब मान लीजिए आप एक फिर से एल्काइल हैलाइड ले लीजिए, एक एल्काइल हैलाइड या कोई ऐसा चीज जो लिविंग ग्रुप हो, क्योंकि अल्कोहल भी हो सकता है, Lg का मतलब यहाँ X भी हो सकता है, OH भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे मैंने ऐसे लिया। अब इस स्टेप में एलिमिनेशन E1 में थोड़ा डिफरेंट होता है। क्या? E2 में H और लिविंग ग्रुप एक साथ लीव कर जाते हैं, तो उसको है ना E2 कहते हैं। E1 में लिविंग ग्रुप पहले लीव करेगा और फिर हाइड्रोजन, और E1CB में पहले हाइड्रोजन और फिर लिविंग ग्रुप। इसीलिए 3 मैकेनिज्म होते हैं, E1, E2 और E1CB। फिर बता रहा हूं मैं आपको, E2 मैकेनिज्म में दोनों साथ लीव करते हैं, हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप दे लीव टुगेदर, एक साथ लीव कर जाते हैं, ठीक है। तो E2 में दोनों एक साथ लीव करते हैं। E1 में लिविंग ग्रुप पहले और हाइड्रोजन बाद में, और E1CB में हाइड्रोजन पहले और लिविंग ग्रुप बाद में। CB मतलब कॉन्जुगेट बेस होता है, तो कहीं से अगर हाइड्रोजन पहले लीव करेगा तो हाइड्रोजन जाने के बाद जो चीज बचती है उसको कॉन्जुगेट बेस कहते हैं, इसलिए उसको E1CB कहा जाता है, E1 कॉन्जुगेट बेस कहा जाता है। तो E1 कॉन्जुगेट बेस में ये पहले जाता है और Lg बाद में जाता है। खैर अभी हम E1 पढ़ रहे हैं, E1 में Lg पहले चला जाता है। तो आमतौर पर ये जो बेस होता है, जब हीट करेंगे, ठीक है ना, बेस के साथ हीट करेंगे तो बेस यहां पे पिक्चर में नहीं आएगा। जो आपका सॉल्वेंट है या जो हीट है उसके वजह से ये लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है। तो पहले स्टेप में यहां बेस का कोई काम नहीं है ना। आप हीट जो करेंगे, हीट करने की वजह से और सॉल्वेंट के सॉल्वेशन की वजह से ये चीज लीव कर जाएगी, लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। तो यहां पर कार्बोकेटायन बनेगा, ऐसे कार्बोकेटायन बन जाएगा, यहां पे कार्बोकेटायन बन गया, ठीक है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में मैंने देखा कि सबसे पहली चीज क्या देखी कि एलिमिनेशन रिएक्शन में E1 रिएक्शन में फर्स्ट लिविंग ग्रुप लीव्स, पहले लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है, ठीक है। फर्स्ट लिविंग ग्रुप लीव्स, ठीक है, लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है। लिविंग ग्रुप के लीव करने के बाद जो चीज बनती है ना, रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है और वो एक कार्बोकेटायन होता है। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं कि रिएक्शन इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटायन, ठीक है, कार्बोकेटायन बनता है यहां, रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बन जाएगा। अब ये जो कार्बोकेटायन बना, इसमें 2 बातें हो सकती हैं, ठीक है। अब इसमें 2 बातें हो सकती है। बेस जो है आपका, बेस वो 2 जगह से हाइड्रोजन ले जा सकता है। एक ये बीटा है जिसके पास 3 हाइड्रोजन है, और एक ये बीटा है जिसके पास 2 हाइड्रोजन है। तो अगर ये ज्यादा वाले हाइड्रोजन से बेस जो है जहां हाइड्रोजन है वहां से हाइड्रोजन ले जाता है, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसके, ठीक है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसके, ये दोनों अगर यहां आ जाते हैं, ये बॉन्ड बना देते हैं, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब यहां आएंगे तो यहां पाई बॉन्ड बन जाएगा, और ये H प्लस बेस के साथ कंबाइन करके BH अलग हो जाएगा, तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है, ये बना, आप देख सकते हैं ये बनेगा।
और अगर बेस जो है ना, अगर बेस जो है वो उस बीटा से हाइड्रोजन निकालता है जिस बीटा के पास कम हाइड्रोजन है, ठीक है, जिस बीटा के पास कम हाइड्रोजन है वहां से निकालता है अगर, तो ये बॉन्ड ऐसे जाएगा, यहां पाई बॉन्ड लग जाएगा, ठीक है, तो ये H प्लस के रूप में चला जाएगा, यहां बॉन्ड आ जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। आप देख सकते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया कि जब जो बीटा के मामले में बीटा कार्बन हाइड्रोजन के मामले में रिच होता है, अगर वहां से हाइड्रोजन जाता है तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको आप लोग हॉफमैन प्रोडक्ट कहेंगे, हॉफमैन प्रोडक्ट कहेंगे। और हॉफमैन प्रोडक्ट के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि यहां पे ये रिच बिकम्स पुअर वाली सिचुएशन है, बिकम्स पुअरर, ठीक है, रिच बिकम्स पुअरर वाला सिचुएशन है। जबकि यहां पर उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन गया है जो बीटा कार्बन हाइड्रोजन के मामले में कमजोर है, कम है, पुअर है, वहां से अगर जाता है तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग सेट-जेफ प्रोडक्ट कहते हैं, सेट-जेफ प्रोडक्ट कहते हैं। और ये जो सेट-जेफ प्रोडक्ट है ये इस फिलॉसफी पे है कि पुअर बिकम्स पुअरर, बिकम्स पुअरर। तो अब यहां पे आप देख सकते हैं कि ये रिएक्शन एक स्टेप में भी नहीं हुआ है, मल्टीपल स्टेप हुआ है। पहले लीविंग ग्रुप गया, फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट बना, फिर हाइड्रोजन गए और आपका प्रोडक्ट बना। तो आप कह सकते हैं कि इवन रिएक्शन इज अ मल्टी स्टेप रिएक्शन, इज अ मल्टीपल स्टेप रिएक्शन, ठीक है, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन। दूसरी चीज क्या, इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बन रहा है, ठीक है, और आप जानते हैं कि रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन आर प्रोन टू, है ना, रीअरेंजमेंट, ठीक है, तो यहां पर रीअरेंजमेंट संभव है, ठीक है। तो चौथी बात क्या लिख सकते हो कि है ना, द रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, द रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन में रीअरेंज। नेक्स्ट बात क्या, अब यहां पे मैंने बताया कि लीविंग ग्रुप पहले लीव करता है इसमें, दूसरा रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन होता है। इवन रिएक्शन में मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है, ठीक है, और इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है कार्बोकेटायन जो बनता है वो रीअरेंजमेंट भी कर सकता है। अगली चीज क्या, जो पहला स्टेप है ये लीविंग ग्रुप का लीव करना, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, स्लो स्टेप होता है, स्लोएस्ट स्टेप होता है, तो यही रेट तय करता है। स्लोएस्ट स्टेप रेट कैसे तय करता है इसको समझने के लिए आपको केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना होगा। ये केमिकल काइनेटिक्स में मैंने इस बात को समझाया कि स्लोएस्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्यों होता है, ठीक है। वैसे आमतौर पे बच्चे जानते हैं, जो भी है ना तैयारी करते हैं, इतनी बात तो बेसिक है। अगली चीज क्या, अब जो स्लोएस्ट स्टेप है उसमें कोई बेस इन्वॉल्व नहीं है, बेस तो फास्ट स्टेप में इन्वॉल्व है, जो सेकंड स्टेप है इसमें बेस इन्वॉल्व है, ठीक है। तो स्लोएस्ट स्टेप जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है इसमें कोई बेस इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ सबस्ट्रेट इन्वॉल्व है। तो आप लिख सकते हैं यहां पे क्या कि रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ इवन रिएक्शन इज इक्वल टू K इनटू सबस्ट्रेट, ठीक है, सबस्ट्रेट लिखा मैंने और यहां एकदम साफ दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए कह सकते हैं कि इवन का जो ऑर्डर होता है वो भी 1 होता है एंड इसकी जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है, इसलिए इसको इवन रिएक्शन कहते हैं कि इसकी मॉलिक्यूलैरिटी भी 1 होती है। एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है ना, इस मेन रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, जो सबस्ट्रेट है, जिसके ऊपर रिएजेंट अटैक करते हैं उनको हम लोग सबस्ट्रेट कहते हैं। तो रिएक्टेंट दो तरह के होते हैं, एक जो रिएक्शन शुरू नहीं करता, एक जो रिएक्शन शुरू करता है, तो दोनों रिएक्टेंट है, पर जो शुरू करता है उसको रिएजेंट कहते हैं और जिसपे रिएजेंट अटैक करता है, जो झेलता है अटैक को, उसको सबस्ट्रेट कहा जाता है। तो इवन रिएक्शन जो है उसका ऑर्डर भी 1 होता है और है ना मॉलिक्यूलैरिटी भी है ना 1 हो जाती है, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख सकता हूं क्या कि इसका जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। पहला स्टेप जो होता है वो इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाता है, ठीक है। सातवीं बात क्या हो जाएगी कि इस रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है, आप देख सकते हैं कि इस रिएक्शन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा है कि इसका एनर्जी प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो ये रिएक्टेंट है, ये पहली बार एक स्टेप हो रहा है, फिर कार्बोकेटायन बन रहा है, फिर दूसरा स्टेप हो रहा है, ठीक है। और चूंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन इसलिए रिएक्टेंट के से
प्रोडक्ट ऊपर होगा तो यहाँ प्रोडक्ट है। ये जो स्टेट है यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन रहा है, Cc प्लस लिख रहा हूं मैं, ये कार्बोकेटाइन बन रहा है यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो आप देख सकते हैं कि दो स्टेप में ये रिएक्शन हो रहा है। पहले रिएक्टेंट जो है वो कार्बोकेटाइन में चेंज हो रहा है और कार्बोकेटाइन फिर प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो देख रहे हैं इसकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई है, ये स्लोएस्ट स्टेप है। तो कहीं ना कहीं हमेशा जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसके प्रोडक्ट पर, एक तरह से ये फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट है ये, तो इसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा इसकी स्टेबिलिटी पे। ठीक है, ये तो फास्ट स्टेप है, इस पे डिपेंड ही नहीं करता। तो पहले स्टेप, पहले E2 में भी देखा हम लोगों ने, एक ही स्टेप था तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा था। यहां दो स्टेप है तो जो स्लोएस्ट स्टेप का सो कॉल्ड प्रोडक्ट है जिसको हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट कह रहे हैं, उसकी स्टेबिलिटी पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। तो मैं कह सकता हूं यहां पे सातवीं बात क्या कि रेट ऑफ इवन रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बहुत हद तक इवन रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस बात को गांठ बांध लीजिए, इस पे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और सीधा आपको है ना लीविंग ग्रुप हटा के कार्बोकेटाइन बनाना है और कार्बोकेटाइन के आधार पर है ना देख लेना है कि कौन स्टेबल है नहीं है। ठीक है, उसको भी मैं यहाँ पे दर्ज कर देता हूं। आठवीं बात क्या, आठवीं बात की अगर रेट ऑफ इवन रिएक्शन की बात करेंगे तो मुझे लगता है 3 डिग्री सबसे फास्ट देगा, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर मिथाइल। ठीक है, मिथाइल आ जाएगा। और अगर आप एल्काइल हैलाइड की बात करेंगे तो सब बातें वही रह जाएंगी, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि E2 रिएक्शन में बताया कि आयोडाइड जो है बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो बहुत आसानी से लीव कर जाएगा, इसलिए एल्काइल आयोडाइड जो है वो आपके बहुत ज्यादा क्या है ना आसानी से आयोडीन लीव करने की वजह से एल्काइल आयोडाइड जो है एलिमिनेशन रिएक्शन के टुवर्ड्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। RI, RBr, RCl और RF इसका सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बातें बताएं। अब ध्यान दीजिएगा कि कार्बोकेटाइन कितना स्टेबल है उस पर तो रेट डिपेंड करता है, पर मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो अगेन इस बात पर डिपेंड करेगा कि कौन सा प्रोडक्ट स्टेबल है ना। ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट स्टेबल है। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों प्रोडक्ट्स में भी है ना ये एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसके पास 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि इस एल्कीन के बगल में सिर्फ 2 ही अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। तो ये आपका जो है कम स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ही अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो आमतौर पर इस रिएक्शन में भी सेटजेफ प्रोडक्ट जो है वो आमतौर पर मेजर प्रोडक्ट माना जाता है, पर जनरली यहाँ पे ये मेजर होगा क्योंकि इसके प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कितने हैं? 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए ये आपका जो है माइनर प्रोडक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, ये माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो 9वीं बात क्या कह सकता हूं यहाँ पे, 9th चीज मैं कह सकता हूं क्या कि 9th चीज कह सकता हूं कि जनरली है ना, जनरली सेटजेफ प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट, जनरली सेटजेफ प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो सेटजेफ प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने इवन रिएक्शन आपको समझाया, हल्का सा समराइज करूं। इवन रिएक्शन जो होते हैं वो में पहला स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, स्लोएस्ट स्टेप होता है, और इसमें पहले लीविंग ग्रुप पहले लीव कर जाता है, कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन रीअरेंज कर सकता है, रीअरेंज करने के बाद फिर आप देखिए जो पुअर है हाइड्रोजन के मामले में वहां से हाइड्रोजन निकाल लीजिए, वो आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है ना। और ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है, कार्बोकेटाइन बनता है, इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन रीअरेंज कर सकता है, इसका ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी दोनों 1 पाई गई है। ठीक है, और इसका पहला स्टेप रेट डिटरमाइनिंग है, और मेजर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है क्या कि जो रेट ऑफ इवन रिएक्शन है वो कहीं ना कहीं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि कौन सा सबस्ट्रेट सबसे फास्ट रिएक्शन देगा, तो वो देगा जिसका कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 एलिमिनेशन रिएक्शन सीख लिया है ना, E1 भी सीख लिया और E2 भी सीख लिया। ठीक है, क्या अंतर है दोनों में? E1 में E2 में लीविंग ग्रुप और H एक साथ जाता है, E2 में लीविंग ग्रुप पहले जाता है फिर हाइड्रोजन जाता है, और E1CB में हाइड्रोजन पहले जाता है फिर लीविंग ग्रुप जाता है। हाइड्रोजन जाने से जो चीज बनती है उसको कॉन्जुगेट बेस कहते हैं, इसलिए है ना जहां हाइड्रोजन पहले जाता है उसको E1CB रिएक्शन कहा जाता है। E1 मतलब एलिमिनेशन, 1 मींस यूनिमॉलिक्यूलर, CB मींस क्या? कॉन्जुगेट बेस। तो आइए E1CB रिएक्शन देखते हैं। अब आइए E1CB रिएक्शन देखते हैं। तो E1CB का मतलब होता है एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर।
ठीक है, एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर और कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, कॉन्जुगेट बेस, सीबी का मतलब होता है कॉन्जुगेट बेस। तो ये रिएक्शन जो है एलिमिनेशन है, यूनिमॉलिक्यूलर भी है और इसमें कॉन्जुगेट बेस बनता है, ठीक है। अब देखिए कैसे होता है। मान लीजिए एक कोई सबस्ट्रेट है जिसका लीविंग ग्रुप बहुत ही पुअर है, तो याद रखिए जब पुअर लीविंग ग्रुप होता है तो ये लीव नहीं करता है, ठीक है, ये लीव नहीं करता है, तो बेस को मजबूरी में पहले हाइड्रोजन निकालना पड़ता है और हाइड्रोजन निकलने के बाद जो चीज बचती है उसको कॉन्जुगेट बेस कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिए कि यहां पे भी ऐसा ही हो रहा है, लीविंग ग्रुप पुअर जब होता है तब बेस की मजबूरी हो जाती है कि वो पहले हाइड्रोजन ही निकाल दे, ठीक है, हाइड्रोजन निकाले। तो जब भी हाइड्रोजन पहले निकाले, बात मैं तीसरी बार बता रहा हूं इस लेक्चर में, कि जब दोनों एक साथ जाते हैं, हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप एक साथ जाते हैं तो E2 कहते हैं। लिविंग ग्रुप पहले चला जाए फिर हाइड्रोजन जाए तो E1 कहते हैं, और हाइड्रोजन पहले चला जाए और फिर लिविंग ग्रुप जाए तो E1CB कहते हैं। बस यही फर्क है। ऑफ कोर्स दो चीज को जाना है तो दोनों एक साथ जा सकते हैं, या ये पहले ये बाद में, या ये पहले ये बाद में। तो इसलिए तीन तरह के मैकेनिज्म होते हैं, E2, E1 और E1CB। अब एक चीज तो मुझे समझ में आई कि E1CB आप वहीं करेंगे या वहीं होगा जहां पर लीविंग ग्रुप पुअर होगा। तो इस बात को हम लोग क्यों ना दर्ज कर लिया जाए, इस बात को हम लोग कहीं लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं कि पहली बात, E1CB reaction occurs when leaving group is poor, ठीक है। जब लीविंग ग्रुप आपका पुअर होगा तो E1CB रिएक्शन होगा, ठीक है, whenever लीविंग ग्रुप इज पुअर, ठीक है। अब पुअर लीविंग ग्रुप किसे कहते हैं? जो वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस हो। ध्यान दीजिएगा, जैसे फॉर इंस्टेंस HCN एक वीक एसिड है, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा H प्लस और प्लस CN माइनस, इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा ये ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। और जितना बेस स्ट्रॉन्ग होगा लीविंग एबिलिटी उतनी कम होगी, कि लीविंग एबिलिटी और बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना बेस स्ट्रॉन्ग होगा लीविंग एबिलिटी उतनी कम होगी। पुअर लीविंग ग्रुप होगा तो आसानी से लीव नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर कहीं पे अगर आपका ऐसे ऐसे करके यहां अगर साइनाइड लग गया तो आप समझ जाइए कि वो E1CB रिएक्शन ही होगा, ठीक है। तो इस तरह के लोगों को पुअर लिविंग ग्रुप कहते हैं। तो ये जो स्ट्रॉन्ग बेस वाले लोग होते हैं ये आपका एक पुअर लिविंग ग्रुप है, दिस इज अ पुअर लिविंग ग्रुप। तो पुअर लिविंग ग्रुप का मैं लिस्ट दे देता हूं आपको, जहां जहां E1CB रिएक्शन होता है। तो पुअर लिविंग ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं? तो पहली चीज सीखा हमने कि E1CB रिएक्शन तब होगा जब लीविंग ग्रुप पुअर होगा, ठीक है। तो लीविंग ग्रुप लीव नहीं करेगा तो हम हाइड्रोजन को पहले लीव कराना हमारी मजबूरी हो जाएगी, ठीक है। तो और पुअर लीविंग ग्रुप के एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? CN माइनस, ठीक है, CN माइनस, F माइनस, NH3 प्लस, NR3 प्लस, NR3 प्लस, ये NR3 प्लस हो जाएगा, NR3 प्लस या SR+2, ठीक है। तो मेनली यही लोग होते हैं, फ्लोरीन हो जाए या साइनाइड हो जाए, ये लोग जो है पुअर लिविंग ग्रुप में गिने जाते हैं, ठीक है। तो ये लोग जब भी होंगे वहां पे रिएक्शन के E1CB होने की पूरी संभावना होगी, ठीक है। तो अब ये रिएक्शन होता कैसे, इसको भी समझा जाए, ठीक है, कैसे होता है। तो बेस जो है अब पहले हाइड्रोजन निकालेगा। अब दो तरह के हाइड्रोजन यहां उपलब्ध है, एक उस बीटा से जा सकता है जो हाइड्रोजन के मामले में रिच है, और एक उस बीटा से हाइड्रोजन जा सकता है जहां जो हाइड्रोजन के मामले में पुअर है, ठीक है, पुअर है। तो अगर ये बेस ये हाइड्रोजन को ले जाता है अगर, तो ये H प्लस के रूप में जाएगा, यानी यहां पे जो है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये कार्बन आयन बनेगा, यहां ऐसा कार्बन आयन बनेगा, ये कार्बन आयन बनेगा, ठीक है। और अगर बेस जो है वो इस हाइड्रोजन को ले जाए, बेस अगर इस हाइड्रोजन को ले जाए तो फिर यहां पर ये कार्बन आयन बनेगा, ठीक है, दो कार्बन आयन बनेंगे। तो एक चीज तो मैंने देखी, अब इसके बाद फिर अगला स्टेप होगा, ठीक है। तो एक चीज, जितनी चीजें हमने यहां देखी,
है ना, उस चीज को दर्ज कर लिया जाए। पहली बात तो मुझे ये भी लग रहा है कि ये आगे अब कार्बन आयन इंटरनल अटैक करेगा और लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। तो यहाँ पे कार्बन आयन जो है इंटरनल अटैक करता है। और आप जानते हैं इंटरनल अटैक, मैंने लेक्चर नंबर 22 और 23 में जीओसी के लीविंग ग्रुप के ऊपर बातचीत की है, और वहां मैंने बताया था आपको कि पुअर लीविंग ग्रुप भी, देखिए सबसे तगड़ा अटैक इंटरनल अटैक होता है। इंटरनल अटैक से सारे लोग चले जाते हैं, स्ट्रॉन्ग लिविंग, पुअर लिविंग ग्रुप भी और गुड लिविंग ग्रुप भी, ठीक है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि इंटरनल अटैक मतलब उसी मॉलिक्यूल के अंदर अगर न्यूक्लियोफाइल मौजूद है और वो अटैक जब करेगा तो अच्छे अच्छे लिविंग ग्रुप चले जाते हैं। तो यही वजह है कि पुअर लिविंग ग्रुप आमतौर पे एक्सटर्नल अटैक से नहीं जाते हैं। एक्सटर्नली इसको कोई खींच कर नहीं ले जा सकता, ये लिविंग ग्रुप आसानी से लीव नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी तरह से आप इंटरनल अटैक करवा सकते हैं यहाँ पे, जो कि यहाँ हो रहा है कार्बन आयन बनने पे, तो इनको जाना मजबूरी हो जाएगा। लिविंग ग्रुप, अच्छे अच्छे लिविंग ग्रुप इंटरनल अटैक से चले जाते हैं। तो यहां पर एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा, ठीक है, लिविंग ग्रुप के लीव करने से, और दूसरा ये बनेगा, ये बन जाएगा, ये बनेगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि यहां जो प्रोडक्ट बना है ये वहां से हाइड्रोजन गया है जहां जो हाइड्रोजन के मामले में रिच था, इसलिए इस प्रोडक्ट को हम लोग हॉफमैन प्रोडक्ट कहेंगे, हॉफमैन प्रोडक्ट कहा जाएगा, ठीक है। और इस प्रोडक्ट को हम लोग, है ना, ये हाइड्रोजन यहां पे उस बीटा से गया है जो पुअर है हाइड्रोजन के मामले में, तो वहां से अगर गया है तो इसको हम लोग सेटजेफ प्रोडक्ट कहेंगे, ठीक है, सेटजेफ प्रोडक्ट कहेंगे। अब सेटजेफ प्रोडक्ट कहा जाएगा। अब एक एक करके इसको समझा जाए। तो पहली चीज तो मैं देख पा रहा हूं कि ये रिएक्शन जो है ना, ये एक मल्टी स्टेप रिएक्शन है। तो तीसरी बात क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि E1CB इज अ मल्टी स्टेप रिएक्शन, इज अ मल्टी स्टेप रिएक्शन, इज अ मल्टी स्टेप रिएक्शन, एक मल्टी स्टेप रिएक्शन है। चौथी बात, ठीक है, मल्टी स्टेप रिएक्शन है और इसका पहला स्टेप जो है वो स्लोएस्ट स्टेप होता है, जिसमें बेस जो है हाइड्रोजन निकालता है, ये स्लो स्टेप होता है और यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होगा। तो मैं लिख सकता हूं, और ये जो है अगला स्टेप जिसमें ये इंटरनल अटैक होकर लिविंग ग्रुप लीव कर गया, या यहां पे ये जो अटैक करके लिविंग ग्रुप लीव कर गया, ये फास्ट होता है, फास्ट होता है। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि फर्स्ट स्टेप इज फास्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज, है ना, सॉरी, फर्स्ट स्टेप इज स्लो स्टेप, आई एम सॉरी, first step is slow step, first step is slow step and hence rate determining step, ठीक है। पहला स्टेप जो है वो स्लो स्टेप है और इसलिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और इसका अगर आप रेट देखेंगे तो फिर अगर पहला स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है तो पहले स्टेप में आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है ना, ये सबस्ट्रेट जो है यहाँ पे मौजूद है और बेस इस पे अटैक कर रहा है, और इस स्टेप के बाद ये कार्बन आयन बन रहा है, ठीक है, जो कि रिएक्शन इंटरमीडिएट है। तो याद रखिएगा, इसमें एक चीज याद रखिए कि अब E1CB रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बन आयन होते हैं। पहले इसको लिख लिया जाए। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे कि द रिएक्शन इंटरमीडिएट इन द रिएक्शन इंटरमीडिएट इन E1CB reaction is कार्बन आयन। कार्बन आयन जो है वो रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ठीक है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट इन E1CB रिएक्शन इज कार्बन आयन, और चूंकि कार्बन आयन रिएक्शन इंटरमीडिएट है तो रिएक्शन का जो रेट है वो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। तो रेट ऑफ E1CB रिएक्शन रेट ऑफ E1CB रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है जो मैंने यहां बताया आपको कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है E1CB का वो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। इस बात को नोट कर लीजिए, इससे आपके रिएक्शन से क्वेश्चंस होंगे आपके, ठीक है। तो आप जानते हैं कि 1 डिग्री कार्बन आयन जो होगा वो कम स्टेबल होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? जैसे यहाँ पे ये कार्बन आयन है ना, 1 डिग्री है तो इस पे एक तरफ से ही चार्ज बढ़ेगा, जबकि जो 2 डिग्री होगा उस पे एल्काइल ग्रुप के इंडक्टिव इफेक्ट से 2 तरफ से चार्ज बढ़ेगा, और जितना चार्ज ज्यादा होगा उतनी स्टेबिलिटी कम होगी। तो यानी कार्बन आयन में डिग्री जितनी कम होगी
1 डिग्री कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होगा, 2 डिग्री उससे कम, 3 डिग्री उससे कम। ये बातें मैंने जीओसी में कार्बन आयन सेक्शन में पढ़ाई है, आप वहां जाकर डिटेल में देख सकते हैं कि कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को कैसे जज किया जाता है। ठीक है, फिलहाल मैंने यहां पे लिख दिया कि रेट ऑफ इवन सीबी रिएक्शन जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। ठीक है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। और अगर आप यहां पर देखें तो मैंने कहा ना कि अगर ये 1 डिग्री कार्बन आयन है तो इसमें एक ही तरफ से एल्काइल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, ये थोड़ा बढ़ा। यहां पे दो तरफ से इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है तो ये ज्यादा बढ़ा, चार्ज ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। तो ये कार्बन आयन कम स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। और ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन से जो प्रोडक्ट बनता है वो मेजर प्रोडक्ट होगा। यानी यहां पर जनरली है ना मेजर प्रोडक्ट जो है वो हॉफमैन प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट होगा ये। तो इवन सीबी में उल्टा हो जाता है, हॉफमैन प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट हो जाता है और सेटजेफ प्रोडक्ट जो है वो माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेटजेफ प्रोडक्ट जो है वो माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या, यहां पे लिख सकता हूं कि इस तरह के रिएक्शंस में, फिर मैं समझाऊं, चूंकि कार्बन आयन की डिग्री जितनी कम होती है उतना कार्बन आयन स्टेबल होता है और कम डिग्री के कार्बन आयन से जो प्रोडक्ट बनता है वो हॉफमैन ही होता है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहता कि हमेशा हॉफमैन मेजर होगा। आप हॉफमैन देखकर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी या मेजर माइनर नहीं बताएंगे, आप कार्बन आयन देखकर ही बताएंगे, क्योंकि यहां पे बहुत ही साफ लफ्जों में मैंने कहा है कि रेट ऑफ इवन सीबी रिएक्शन जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन पर डिपेंड करता है। तो जो सबसे स्टेबल कार्बन आयन होगा उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर होगा, पर जनरली जो सबसे स्टेबल कार्बन आयन है उससे जो प्रोडक्ट बनता है वो जनरली हॉफमैन होता है। इसलिए मैंने कहा कि हॉफमैन प्रोडक्ट इज जनरली अ मेजर प्रोडक्ट। तो इस बात को भी दर्ज कर देते हैं क्या कि जनरली हॉफमैन प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट। तो यहां पर मैंने आपको तीनों तरह के रिएक्शंस बता दिए, तीनों तरह के रिएक्शंस से आपको वाकिफ कराया यहां पे, है ना। E1 रिएक्शन किसे कहते हैं, E1 CB किसे कहते हैं और E2 रिएक्शन किसे कहते हैं ये बताएं। अब मैं इन तीनों की जो पढ़ाई की हम लोगों ने इससे कुछ समराइज करना चाहता हूं, मैं कुछ चीजें समरी देना चाहता हूं जो आपको दिमाग में बैठा लेनी चाहिए। क्या समरी होगी? तो पहली चीज क्या याद रखिएगा, E2 रिएक्शन जो है वो एल्कीन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। E2 रिएक्शन हमेशा, अब सब चीजें भूलकर ये याद रखिए, E2 रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ठीक है, एल्कीन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। E1 रिएक्शन जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पर डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। और E1 CB जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन पर डिपेंड करेगा। तो ये मेजर जो है चीजें हो जाती हैं ऐसे। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। तो एक चीज समराइज किया मैंने कि E2 हमेशा एल्कीन की स्टेबिलिटी पे, E1 हमेशा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे और E1 CB हमेशा कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। इस पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अगली चीज जो बतानी है, दूसरी और आखिरी चीज जो समरी में बतानी है, पहली चीज मैंने समराइज करने में ये बताया, दूसरी चीज है याद रखिएगा E1 SN1 और E1 CB एक ही टेस्ट ट्यूब में आपस में कंपीट करते हैं। दे कंपीट इन सेम टेस्ट ट्यूब, दे कंपीट विथ ईच अदर। ऐसे करिए, दे कंपीट विथ ईच अदर। तो यानी कि जहां SN1 हो रहा है वहां E1 भी हो सकता है। ठीक है, अब कौन डोमिनेट करेगा? जो डोमिनेट करता है हम कहते हैं वो रिएक्शन हो रहा है और अगले को नहीं गिनते हैं, लेकिन आमतौर पे E1 SN1 और E1 CB कंपीट विथ ईच अदर और E2 और SN2 रिएक्शंस जो है ना, दे कंपीट विथ ईच अदर, दे कंपीट विथ ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के साथ कंपीट करते हैं। तो यहां पर मैंने एलिमिनेशन रिएक्शन की पूरी थ्योरी कंप्लीट कर ली है। अब आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। यहां पे क्या है, कंप्लीट द रिएक्शन। तो यहां मैंने दोनों क्वेश्चन लिए। अल्कोहलिक KOH मतलब E2 हो जाएगा, E2 में अल्फा से ब्रोमीन जाएगा और हाइड्रोजन बीटा से जाता है। 2 बीटा है, दोनों के पास 2 हाइड्रोजन है, कहीं से भी चला जाएगा।
ठीक है, तो ये दोनों चूंकि E2 रिएक्शन में दोनों एक ही साथ होते तो यहाँ से Br यहाँ से H जाके यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लग जाएगा, तो यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा अब ये हो जाएगा। ठीक है, जबकि ये जो है SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, क्योंकि 2 डिग्री है ना। तो ये न्यूक्लियोफिलिक अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन देते हैं और एक्वस KOH जो है वो सब्स्टिट्यूशन देगा, तो ये Br चला जाएगा और यहाँ OH लग जाएगा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन है सेम ऐसा ही, अल्कोहलिक KOH। अब यहाँ पे तुम्हें डिसाइड करना होगा, E2 मैकेनिज्म से होना है, अल्फा से ब्रोमीन जाएगा और बीटा से हाइड्रोजन जाएगा। तो आप जानते हैं कि जनरली उस बीटा से हाइड्रोजन जाता है जो हाइड्रोजन के मामले में पुअर हो। हम सेटजेफ प्रोडक्ट को मेजर प्रोडक्ट कहते हैं, अनटिल अनलेस कि हॉफमैन एक्स्ट्रा स्टेबल हो रहा हो, नहीं तो सेटजेफ ही स्टेबल होता है। तो यहां से हाइड्रोजन जाएगा और यहां से ब्रोमीन जाएगा, यहाँ पाई बॉन्ड लग जाएगा। ठीक है, ये आपका सेटजेफ प्रोडक्ट होगा। अगर मन में आता है नहीं यहां से जाने पे क्या होगा, तो एक बार कर लेते हैं। यहां से ब्रोमीन और यहां से इस बीटा से हाइड्रोजन अगर जाएगा तो फिर ये प्रोडक्ट बनेगा। अब आप देख सकते हैं कि सेटजेफ और हॉफमैन में अक्सर सेटजेफ ही मेजर प्रोडक्ट क्यों होता है, आप देख सकते हैं यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां हो जाएंगे, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां हो जाएंगे और 2 अल्फा हाइड्रोजन जो एल्कीन के बगल वाला कार्बन है उनके हाइड्रोजन गिन लिए मैंने, तो 4 और 3 7 अल्फा हाइड्रोजन यहां पे मौजूद है। जबकि यहां पे अगर आप देखेंगे तो इसके बगल में 2 होगा और इसके बगल में 1, यानी यहाँ पे 3 ही अल्फा हाइड्रोजन है। तो ऑफ कोर्स ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा और ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है, और जो स्टेबल होता है वही आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे स्टेबल इसलिए क्योंकि ना 7 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से इसमें 7 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, जबकि इसमें सिर्फ 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। तो ये आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। तो आज के बाद हमेशा मेजर प्रोडक्ट ही लिखना है। एक्वस KOH, अब यहाँ पे देखिए SN 2 डिग्री है तो SN1 भी हो सकता है और SN2 भी हो सकता है, लेकिन आप देख सकते हैं बीटा कार्बन यहाँ पे 3 डिग्री है, और जब भी बीटा कार्बन 3 डिग्री हो वहां SN2 रिएक्शन नहीं होता, तो यहाँ पे SN1 रिएक्शन होगा। SN1 रिएक्शन में क्या होता है, पहले लीविंग ग्रुप लीव कर जाता है और यहाँ पर एक कार्बोकेटायन बनेगा, कार्बोकेटायन बना, फिर रीअरेंजमेंट होने की संभावना होगी क्योंकि 2 डिग्री से 3 डिग्री जाएगा तो ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये हाइड्रोजन यहाँ चला आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी मैंने सेटजेफ और हॉफमैन बोल दिया, मुझे लगा एलिमिनेशन होगा, लेकिन ये तो ऐसे एक्वस KOH के साथ सब्स्टिट्यूशन ही होता है। तो हाइड्रोजन यहाँ से इसलिए गया ताकि 2 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन सके, तो यहाँ पर है ना ऐसा कुछ बन जाएगा, ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन होगा। अब इस पे OH जो है हमारा न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ OH माइनस है, वो OH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा और अटैक कर देगा यहाँ पे, और ये चीज आपकी बन जाएगी, OH बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि E2 भी हो रहा है और यहाँ SN2 ना होके SN1 रिएक्शन हो गया। ध्यान रखिएगा अल्कोहलिक KOH हमेशा एलिमिनेशन देगा, जबकि एक्वस KOH जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ अल्कोहलिक KOH है तो यहां से अल्फा से ब्रोमीन जाएगा और हाइड्रोजन यहां से भी जा सकता है और यहां से भी जा सकता है। दोनों के पास एक एक हाइड्रोजन है, इसलिए दोनों ही सेटजेफ प्रोडक्ट हो जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है यहां से हाइड्रोजन भेजने पे जो यहां डबल बॉन्ड आएगा वो इस बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में होगा, इसलिए हाइड्रोजन यहां से जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 1 2 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो ये आएगा, और ये प्रोडक्ट मैंने सिर्फ इस चीज को ध्यान में रख के बनाया है, जैसा मैंने थ्योरी में भी थोड़ी देर पहले बताया कि हमेशा वो प्रोडक्ट बनाइए जो ज्यादा स्टेबल बने। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी आ जाइए। अब यहाँ पे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे भी 2 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो अब आपको कंफ्यूजन है कि कौन सा जाना चाहिए। तो अब एक बार बारी बारी से करते हैं। एक बार इस वाले हाइड्रोजन को भेजते हैं और ब्रोमीन को यहाँ डबल बॉन्ड लग जाता है, और एक बार जो है इस वाले हाइड्रोजन से यहाँ भेजिए, ब्रोमीन को वहां भेजिए, यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा, तो ये चीज ऐसे आ जाएगी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, आप देख लीजिए इसमें से जो स्टेबल होगा वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2, यहाँ पे टोटल इसके इधर और इसके इधर डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे, उससे जुड़े को अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। तो यहाँ इस स्ट्रक्चर में 3 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ देखेंगे तो इसके बगल में भी 2 हैं और इसके इस साइड भी 2 हैं, यहाँ 4 अल्फा हाइड्रोजन है। चूंकि ये ज्यादा स्टेबल है इसलिए ये आपका जो है
है ना मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा E2 मैकेनिज्म में ध्यान दीजिएगा कि आमतौर पर उस प्रोडक्ट को हम मेजर प्रोडक्ट कहते हैं जो कि है ना ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 4 क्वेश्चन किए, आइए 5वां क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, अब यहाँ देखिए अल्कोहलिक KOH E2 मैकेनिज्म से रिएक्शन होगा। अल्फा पे ब्रोमीन है, बीटा 2 है। यहाँ बीटा में जो हाइड्रोजन है वो ये नीचे, ये ऊपर है तो वो नीचे होगा। तो मैंने हमेशा कहा है, और यहाँ तो 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो उस बीटा से जाता है जिस बीटा के पास कम हाइड्रोजन हो। तो यहाँ 1 हाइड्रोजन है और ऊपर से वो एंटी पेरिप्लेनर है, यानी ब्रोमीन ऊपर है और H नीचे है। आपको मालूम है, मैंने थ्योरी में हमेशा बताया कि E2 रिएक्शन के लिए दोनों लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन को एंटी पेरिप्लेनर होना होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी कम है और ऊपर से एंटी पेरिप्लेनर है, तो कोई डाउट नहीं है कि ये हाइड्रोजन जाएगा और ये ब्रोमीन निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चीजें जो है, अच्छा इसके जाते ही यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा तो ये मॉलिक्यूल प्लेनर हो जाएगा, और प्लेनर होने पे अब ये वेज ना लिख के आप सीधी स्ट्रेट लाइन में लिखें, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन प्लेनर होता है और कोई भी चीज अगर प्लेन में हो तो उसको हम लोग डैश लाइन से लिखते हैं। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। ऐसे यहां आते हैं, अब यहां देखिए क्या है, यहां पे 1 हाइड्रोजन है, यहां 1 हाइड्रोजन है। ठीक है, यहां पे 1 हाइड्रोजन मौजूद है और यहां पर 2 हाइड्रोजन है, एक ऊपर और एक है ना नीचे। यहां पे भी 2 हाइड्रोजन है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि इस बीटा के पास, इसको अल्फा कहेंगे, इस बीटा के पास 1 हाइड्रोजन है और इस बीटा के पास 2 हाइड्रोजन है। तो जाना तो यहां से चाहिए था, क्योंकि सेट्जेफ रूल कहता है कि है ना वो पुअर बिकम्स पुअरर, वो बीटा से हाइड्रोजन जाता है जिसके पास कम हाइड्रोजन हो। लेकिन दिक्कत यह है कि यहां ब्रोमीन और हाइड्रोजन सेम प्लेन में, दोनों ऊपर की तरफ है, एंटी पेरिप्लेनर होना जरूरी है। तो यहां पे भले ही सेट्जेफ प्रोडक्ट बन सकता था लेकिन नहीं बनेगा, क्योंकि ये दोनों सेम प्लेन में है, पेरिप्लेनर है, एंटी पेरिप्लेनर नहीं है। इसलिए ब्रोमीन यहां से जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन जाएगा जो इसके एंटी पेरिप्लेनर। तो भले ही यहाँ पे हॉफमैन प्रोडक्ट बन रहा है पर वही आपका है ना मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि इधर वाला हाइड्रोजन जो है वो नहीं जा पाएगा। ठीक है, अगर वो नहीं जा पाएगा तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे बनना चाहिए। यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनेगा, Me ऐसे आ जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और Br जा चुका है, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, एंटी पेरिप्लेनर होना भी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है E2 रिएक्शन होने के लिए। ठीक है, इसी तरह से यहां आ जाइए। अब यहां पे क्या है, यहां ब्रोमीन ऊपर है, Me नीचे है, तो यहां H जो है वो ऊपर होगा, प्लेन के ऊपर होगा, वेज होगा। अब दिक्कत यहां ये है कि हाइड्रोजन और ब्रोमीन दोनों सेम प्लेन में है, ये भी प्लेन के ऊपर है, वो भी प्लेन के ऊपर है। ठीक है, और यहां पे क्या है, यहां पे ड्यूटेरियम प्लेन के नीचे है और ये हाइड्रोजन प्लेन के ऊपर है। तो भले ही इस तरफ 2 हाइड्रोजन है और इधर 1 ही हाइड्रोजन है, जाना इस बीटा से चाहिए था, इस बीटा से चाहिए था, पर ये हाइड्रोजन नहीं जाएगा क्योंकि इसका प्लेन और ब्रोमीन का प्लेन सेम है, इसलिए हाइड्रोजन इस बीटा से जाएगा और वो भी ये हाइड्रोजन ना जाके ड्यूटेरियम जाएगा। तो जानबूझ के इन्होंने आइसोटोपिक मार्कर लगाया ताकि आपसे जान सके कि आप हाइड्रोजन को भेज रहे हैं कि ड्यूटेरियम को भेज रहे हैं। हाइड्रोजन नहीं जा सकता क्योंकि हाइड्रोजन और ब्रोमीन का भी प्लेन सेम है, तो ये ड्यूटेरियम जो कि हाइड्रोजन का हैवियर आइसोटोप है वो जाएगा और वो एलिमिनेशन करेगा। तो यहाँ पे D चला जाएगा बीटा से और अल्फा से ब्रोमीन चला जाएगा, यहाँ पाई बॉन्ड लग जाएगा। तो यहाँ जो एलिमिनेशन प्रोडक्ट आएगा वो फाइनली ये आ जाएगा, Me इसका जो Me है ऊपर का ऊपर ही रह जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, खाली सेट्जेफ रूल ही नहीं देखना है, ये भी देखना है कि कहीं हाइड्रोजन जो है पेरिप्लेनर तो नहीं है। हमेशा एंटी पेरिप्लेनर जब हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप होंगे, हैलोजन होंगे, तभी वो रिएक्शन होगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ ब्रोमीन है और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो प्लेन के नीचे होगा क्योंकि फिनाइल प्लेन के ऊपर है, और यहाँ Me प्लेन के ऊपर है तो हाइड्रोजन यहाँ प्लेन के नीचे होगा। तो यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन केपेबल है जाने के लिए, क्योंकि दोनों तरफ 1-1 हाइड्रोजन भी है, कहीं से भी जा सकता है। पर यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन जाएगा और ये नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ जो पाई बॉन्ड लगेगा वो फिनाइल के ग्रुप के साथ रेजोनेंस में होगा। मैं यहाँ फिनाइल ग्रुप अगर ऐसे बना दूं तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर ये हाइड्रोजन बेहतर है जाने के लिए, क्योंकि हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें वो प्रोडक्ट बनाना है
जो स्टेबल भी हो। तो यहाँ पर अगर ये हाइड्रोजन चला जाता है, ये ब्रोमीन चला जाता है, यहाँ जो पाई बॉन्ड लगेगा वो इस बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में होगा। तो इसी चीज को ध्यान में रखकर मैंने यहां से भेजा, जबकि यहां अगर पाई बॉन्ड बनेगा तो उसका इसके साथ रेजोनेंस नहीं होगा, तो वो प्रोडक्ट उतना स्टेबल नहीं माना जाएगा। तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, एमई ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा, ये एमई ऊपर की तरफ जो जुड़ा है वो जुड़ा का जुड़ा ही रह जाएगा, और यहां पर पाई बॉन्ड लग जाएगा, यहां पाई बॉन्ड लग गया और ये बेंजीन रिंग आ जाएगी, बेंजीन रिंग आ जाएगी। ठीक है, तो ये काफी स्टेबल प्रोडक्ट है, इसलिए मैंने इसको यहां पर वरीयता दी। सेम अब देखिए, इस ये जो ऊपर था बेंजीन रिंग, इसको अब नीचे कर दिया गया। ठीक है, और यहां जो हाइड्रोजन है वो ऊपर है, तो यहां जो जाने वाला हाइड्रोजन है वो भी ऊपर है और ब्रोमीन भी ऊपर है, इसलिए ये हाइड्रोजन तो नहीं जा पाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन और ब्रोमीन को हमेशा एंटी पेरिप्लेनर होना चाहिए। अगर ब्रोमीन ऊपर है तो हाइड्रोजन नीचे होना चाहिए, या अगर ब्रोमीन नीचे है तो हाइड्रोजन ऊपर होना चाहिए, मतलब दोनों ऑपोजिट होने चाहिए। ठीक है, ये ऊपर तो ये नीचे, या ये नीचे तो वो ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों वेज है ना, तो इसलिए दोनों सेम प्लेन में है, दोनों प्लेन के ऊपर है, इसलिए ये हाइड्रोजन नहीं जाएगा। इस तरफ अगर आप हाइड्रोजन को देखें तो यहाँ एमई ऊपर है प्लेन के, तो यहाँ हाइड्रोजन जो है वो प्लेन के कहां होगा ना, नीचे होगा। तो यहां पर अगर ये हाइड्रोजन चला जाता तो फिनाइल ग्रुप के साथ रेजोनेंस बनता और बहुत स्टेबल प्रोडक्ट बनता, लेकिन प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि चीजें एंटी पेरिप्लेनर नहीं है, तो ये हाइड्रोजन बहुत स्टेबल प्रोडक्ट बनाता, फिर भी ये नहीं जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका और इसका प्लेन सेम है, इसका ये ब्रोमीन प्लेन के ऊपर है और हाइड्रोजन प्लेन के नीचे है, तो ये जरूर रिएक्शन हो जाएगा, ऐसे टूट जाएगा। यहां पर क्या बन जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर अगर ये वाला हाइड्रोजन गया होता तो फिनाइल के साथ जैसा यहां बना है रेजोनेंस होता। मैं जान रहा हूं कि यहां रेजोनेंस होगा और बहुत स्टेबल होगा, पर भी मैं वो प्रोडक्ट नहीं बनाऊंगा, क्योंकि यहां हाइड्रोजन और ब्रोमीन का दोनों प्लेन के ऊपर है और दोनों एलिमिनेशन नहीं होता। E2 में अगर दोनों लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन दोनों सेम प्लेन में हो तो रिएक्शन नहीं होगा। तो यहां पर मजबूरी में हम ये भेजेंगे और यहां पर ऐसा प्रोडक्ट मिलना चाहिए Me, और ये फिनाइल हमेशा इसमें नीचे की तरफ ही रहेगा। आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि फ्लोरीन हो या CN हो या फिर NR3+ हो या NR2+ हो, NH3+ हो या SR2+ हो, ये सारे लोग बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं या आसानी से लीव नहीं करते। ऐसे रिएक्शंस जो हैं वो इवन CB मैकेनिज्म से होते हैं। इवन CB मैकेनिज्म में हमेशा ये जो बेस है वो हाइड्रोजन निकालता है, हाइड्रोजन निकलने के बाद एल्कीन बनेगा। तो एक बार अगर मैं इसको अल्फा कहता हूं और इसको बीटा कहता हूं, इसको बीटा कहता हूं, तो β1 और इसको β2 कहूं, तो अगर β1 से हाइड्रोजन निकलेगा, OH अगर हाइड्रोजन निकालेगा तो यहां पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और अगर β2 से हाइड्रोजन जाएगा तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि हमेशा इवन मैकेनिज्म में रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी भी डिपेंड करेगा। यहां क्या है, ये 3 डिग्री कार्बन आयन है। ठीक है, फ्लोरीन यहां पे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पर इस तरफ से और इस तरफ से यहां पे इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे जो इसको बढ़ा देंगे। यहां भी फ्लोरीन खींच रहा है, लेकिन इधर इलेक्ट्रॉन प्लस आई इफेक्ट सिर्फ एक तरफ से लग रहा है, तो ये कम बढ़ेगा, जबकि यहां और यहां दोनों तरफ से प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, तो ये काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये चीज जो है आपकी, है ना, ये अनस्टेबल हो गया है, दिस इज अनस्टेबल, इसलिए है ना ये रिएक्शन इस दिशा में ना जाके ऐसे जाएगा, क्योंकि रिएक्शन इवन CB का मैंने हमेशा कहा है उस दिशा में जाता है जिस दिशा में कार्बन आयन जो है वो ज्यादा स्टेबल बनता है। तो यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री से, इससे रिएक्शन इस दिशा में जाएगा। अब अगला स्टेप में क्या होता है, मैंने ये बताया था थ्योरी में कि देखिए E2 मैकेनिज्म में ब्रोमीन और हाइड्रोजन दोनों एक स्टेप में निकल जाते हैं। E1 में पहले ब्रोमीन जाएगा, कार्बोकेटायन बनेगा, फिर हाइड्रोजन जाएगा, और इवन CB में पहले हाइड्रोजन जाएगा और फिर जो लिविंग ग्रुप जाएगा। ध्यान दीजिएगा, E2 में दोनों लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन साथ जाते हैं। E1 में लिविंग ग्रुप पहले जाता है, हाइड्रोजन बाद में जाता है, और इवन CB में हाइड्रोजन पहले जाता है और लिविंग ग्रुप बाद में जाता है। तो यहां हाइड्रोजन जा चुका है, अब इंटरनल अटैक होगा और इंटरनल अटैक से अच्छे लोग चले जाते हैं। तो यहां पर जो है फ्लोरीन जितना भी पुअर लिविंग ग्रुप था, इट विल लीव कर जाएगा ऐसे।
ठीक है, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये हमारा 10th प्रोडक्ट था, 10th क्वेश्चन था। और 2 क्वेश्चन मेरे पास इस लेक्चर में है, आइए उनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, ये क्लोरीन ऊपर है, तो आप देख सकते हैं यहाँ हाइड्रोजन इधर ऊपर है, ठीक है, ये हाइड्रोजन जो है ऊपर है, तो ये नहीं जा सकता। ये ऊपर है तो यहाँ ये नीचे है, तो जरूर हाइड्रोजन जो है वो ऊपर होगा। तो एक चीज तो श्योर है कि ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन नहीं जा सकता, ठीक है। अब बात की जाए इस क्लोरीन की, तो ये क्लोरीन अगर नीचे है तो इसका हाइड्रोजन जो है वो नीचे होगा, तो वो भी दोनों सेम प्लेन में है, ठीक है। ऐसे ये क्लोरीन अगर नीचे है तो इसका हाइड्रोजन भी जो है वो नीचे है, तो ये भी सेम प्लेन में है, ठीक है, सेम प्लेन में। ये ऊपर है तो यहाँ का हाइड्रोजन भी ऊपर है, तो यानी कि ये दोनों भी सेम प्लेन में है ना, सेम प्लेन में। ये नीचे है तो यहाँ का हाइड्रोजन भी नीचे है, ठीक है, यानी ये भी नहीं जा सकता। ये ऊपर है तो यहाँ का हाइड्रोजन भी ऊपर है, यानी ये भी नहीं जा सकता। तो ले दे के मैंने देखा कि यहाँ पर सारे हाइड्रोजन जो है वो बगल वाले क्लोरीन के साथ सेम प्लेन में है। देखिए, ये ऊपर है तो ये भी ऊपर है, ये ऊपर है तो ये भी ऊपर है। अगर ये नीचे है तो यहाँ का हाइड्रोजन भी नीचे है, और ये नीचे है तो वहां का भी हाइड्रोजन नीचे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे लोग, कोई भी एंटी पेरिप्लेनर नहीं है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर सारे कंडीशंस होने के बावजूद रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, बिकॉज यहाँ पे नन ऑफ द Cl and hydrogen are anti-periplanar, ठीक है। तो एंटी पेरिप्लेनर नहीं है सब, ठीक है ना। कोई भी क्लोरीन और हाइड्रोजन जो है वो एंटी पेरिप्लेनर नहीं है, सब प्लेन में, अगल बगल वालों की बात कर रहा हूं, ठीक है, अगल बगल वाले जो है वो सेम प्लेन में है। चलिए यहाँ आइए, अब इस क्वेश्चन में क्या है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक काम करते, पहले सारे हाइड्रोजन बना लेते हैं। यहाँ ये हाइड्रोजन नीचे है, यहाँ का भी हाइड्रोजन नीचे होगा, यहाँ का हाइड्रोजन जो है वो प्लेन के ऊपर होगा क्योंकि क्लोरीन नीचे है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो नीचे होगा, यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो, ये क्लोरीन ऊपर है तो नीचे होगा, और यहाँ जो क्लोरीन नीचे है तो हाइड्रोजन जो है यहाँ पर ऊपर हो जाएगा। तो अब मैं देख सकता हूं कि मैंने सारे हाइड्रोजन और क्लोरीन यहाँ पे बना लिए। तो अगर ये क्लोरीन ऊपर है और बगल का हाइड्रोजन नीचे है, यानी ये दोनों जा सकते हैं, तो यहाँ पाई बॉन्ड लग जाएगा, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट तो ये बन जाएगा, एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा कि यहाँ पाई बॉन्ड लग गया, यहाँ से क्लोरीन चला गया, यहाँ से हाइड्रोजन चल गया, और यहाँ पे पाई बॉन्ड लग गया। तो अगर यहाँ पाई बॉन्ड लग जाएगा तो ये क्लोरीन ऐसे हो जाएगा Cl, ठीक है, और बाकी ये क्लोरीन ऊपर ही रहेगा, ठीक है, ये नीचे रहेगा, ये क्लोरीन ऊपर हो जाएगा, बाकी सब चीजें जैसी की तैसी रह जाएंगी। ये एक प्रोडक्ट बनेगा। ये एक प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है, ऐसे ही, ठीक है ना। तो ये एक प्रोडक्ट यहां पे बन जाना चाहिए। अगर मैं मान के चलूं कि ये एक्सेस है, ठीक है, अगर ये एक्सेस है, एक्सेस लिख दीजिए इसमें, चलिए इसको फिर से करते हैं, एक्सेस है, तो ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन गया, ये क्लोरीन ऊपर है, ये हाइड्रोजन ऊपर है, नहीं जाएगा। ये क्लोरीन नीचे है और ये भी हाइड्रोजन नीचे है, नहीं जाएगा। ये क्लोरीन ऊपर है और ये हाइड्रोजन नीचे है, जा सकता है, ठीक है ना, ये जा सकता है। ये क्लोरीन ऊपर है और ये हाइड्रोजन ऊपर है, नहीं जाएगा। तो ये दोनों भी जा सकते हैं, तो यहाँ पे भी पाई बॉन्ड लग सकता है, और यहाँ का क्लोरीन चला जाए, यहाँ का हाइड्रोजन चला जाए, ठीक है। तो अगर यहाँ का क्लोरीन चला जाता है और यहाँ का हाइड्रोजन जाता है, तो कुछ इस तरह की चीजें बन जानी चाहिए। ये एक प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, एक तो ये प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो सकता है, तो ये क्लोरीन गया, ये हाइड्रोजन गया, एक चीज और हो सकता था, ये क्लोरीन चला जाए और ये हाइड्रोजन चला जाए, ठीक है, तो भी एक प्रोडक्ट बनेगा। तो वो सेकेंड प्रोडक्ट मैं कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए ये क्लोरीन गया, ये ऊपर है और वो नीचे है, तो ये क्लोरीन और वो हाइड्रोजन जाके यहाँ डबल बॉन्ड लग जाए, तो ये क्लोरीन बचेगा, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ पाई बॉन्ड लग जाएगा, ठीक है। और यहां वैसे ही हो जाए, ये क्लोरीन जाए और वो हाइड्रोजन जाए, यानी ऐसे। तो मैं यहां पे देख सकता हूं कि यहां पर भी दो प्रोडक्ट बन रहे हैं आपके,
ये दो प्रोडक्ट तो बच गए, ठीक है ना। इन प्रोडक्ट्स में डिफरेंस है, अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो आपको डिफरेंस दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज ये हो सकती थी कि मैंने क्या किया, पहले ये क्लोरीन ये हाइड्रोजन, अगली बार ये क्लोरीन वो हाइड्रोजन, ठीक है। अब और इसमें चीजों को नहीं बदला। अब आप वाइसे वर्सा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लोरीन चला जाए और ये हाइड्रोजन चला जाए, यानी कुछ ऐसा। ऊपर जो ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन जाने पे यहां डबल बॉन्ड लगा था Cl, और अब की बार ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन जाए, यानी यहां क्लोरीन रह जाए। ये भी एक प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है, एक प्रोडक्ट बन सकता है। अगर आप और यहां क्लोरीन जो है वो ऐसे, ठीक है। मेरे ख्याल से ये और ये सेम प्रोडक्ट है, क्योंकि ये क्लोरीन एक दूसरे के साथ मेटा पे है और बीच में क्लोरीन नीचे है। दोनों क्लोरीन मेटा पे है और बीच में क्लोरीन नीचे है। जहां ये दोनों क्लोरीन है उससे डबल बॉन्ड है, तो जहां ये दोनों क्लोरीन है वहां जो डबल बॉन्ड है, इसके ठीक सामने एक क्लोरीन है, इसके ठीक सामने एक क्लोरीन है जो कि नीचे की तरफ है, इसके ठीक सामने एक क्लोरीन है जो कि नीचे की तरफ से। तो मुझे लगता है कि है ना, ये कोई नया प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है ना, ये कोई नया प्रोडक्ट नहीं है, और ये दोनों सेम प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसलिए ये एक नया प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन एक चीज और हो सकता है क्या, कि ऐसे हो जाए, इस बार ये क्लोरीन और वो हाइड्रोजन जाए, ये ऐसे ही रह जाए, और इस बार जो है ना, ये वाला क्लोरीन और ये हाइड्रोजन चला जाए, यहां डबल बॉन्ड लग जाए, यानी ऐसा कुछ, ठीक है। अब अगर गौर से देखा जाए तो ये प्रोडक्ट अभी तक नहीं बना है, ठीक है। ये प्रोडक्ट इसलिए नहीं बना है क्योंकि यहां अब तक जो भी प्रोडक्ट बने थे, ठीक है, ये देखिए, ये मेटा पोजीशन पे था और ये मेटा पोजीशन पे था। ये दोनों आमने सामने हैं, ठीक है, दोनों क्लोरीन आमने सामने, यहां भी दोनों क्लोरीन आमने सामने है, ठीक है। और इसके बगल में नीचे की तरफ, इसके बगल में भी नीचे की तरफ है, और इसके बगल में भी नीचे की तरफ है, इसके बगल में भी नीचे की तरफ। तो मुझे मैं कह सकता हूँ ये और ये भी प्रोडक्ट क्या है, सेम है। तो ये भी कोई नया प्रोडक्ट नहीं है। तो यहाँ पर यही दो प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिलेंगे, आप चेक कर लीजिएगा, मैंने अपनी तरफ से कर दिया है इसे, ठीक है। यानी ये क्लोरीन ये हाइड्रोजन, या ये क्लोरीन ये हाइड्रोजन चला जाए, ये क्लोरीन ये हाइड्रोजन, या ये क्लोरीन ये हाइड्रोजन चला जाए, है ना, तो भी है ना सेम प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, ठीक है ना, सेम प्रोडक्ट मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे। तो हम लोगों ने इस लेक्चर में जो कि हमारा लेक्चर नंबर 6 है, इसमें हम लोगों ने ना एलिमिनेशन के बारे में बातचीत की। E1 रिएक्शन किसे कहते हैं, E2 रिएक्शन किसे कहते हैं, E1CB किसे कहते हैं, इसके बारे में जाना, और एल्काइल हैलाइड्स का एलिमिनेशन हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे, है ना, लेक्चर नंबर 7 में, तो हम लोग एलिमिनेशन ऑफ अल्कोहल पे बातचीत करेंगे। तो आज इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।